चलिए आ जाओ भाई। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने आरबीआई को डन करा था, आरबीआई एकदम फिनिश में। तो अगर हम अपनी लिस्ट पे आए ऊपर, कहां गई हमारी लिस्ट? तो बेटा इस लिस्ट के हिसाब से हमारा जो आरबीआई वाला पोर्शन है, लिस्ट के हिसाब से आरबीआई वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा? डन। अब हम नेक्स्ट किस पे आ गए? सेबी पे। ठीक है, अब ये सेबी क्या है इसको समझते हैं पहले। अब जल्दी से हेडिंग पे आओ भाई, हेडिंग पे आइए बेटा। हेडिंग डालेंगे मतलब हाईलाइट करेंगे, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडिंग डालेंगे बेटा, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये हमारा क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है नॉन फंडिंग का। अच्छा जी क्लियर है ना? नॉन फंडिंग आरबीआई क्लियर। सेकंड से भी अब मैं आपको बेटा क्लियरली बहुत आराम से समझाता हूं मामला है क्या। ठीक है, फिर से अगेन टेक्निक वही रहेगी, आपको आराम से जो जो हाईलाइट करूंगा हाईलाइट करना है, जो अंडरलाइन करूंगा उसका स्टिकी नोट लिखना है। क्योंकि डेट्स एंड एप्ट डेट कहाँ पे ऑफिस है क्या है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आएगा पेपर में। बट मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ है क्या। अब ना नोट करना बंद करना, पहले फोकस करो। ठीक है बेटा, समझो प्रॉब्लम क्या है। बेटा मान लीजिए बेटा यहाँ पे ना ये हमारा कंपनी है, ये कौन है बेटा? ठीक है, पर्सन है, बीओडी वगैरह कंपनी है पूरा। अब कंपनी जो है ना बेटा, आपको पता होगा कंपनी जो है ना, आपने पढ़ा है क्या कंपनी, कंपनीज एक्ट पढ़ा है अभी? नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा। अच्छा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आपके कंपनीज एक्ट में बहुत काम का और क्वेश्चन लाते हैं इससे। बेटा कंपनी को ना बहुत डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, तो मल्टीपल कैटेगरी होती है कंपनी की, टाइप्स ऑफ कंपनी। आप पढ़ोगे ऑन द बेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेस ऑफ दिस, ऑन द बेस ऑफ दैट। एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। एक होती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी। निधि, हाँ निधि है बेटा, एक कंपनी होती है निधि कंपनी। वो निधि लड़की है ना, उसके नाम पे नहीं है बेटा, ऐसे निधि नाम ही नहीं है। नहीं नहीं, निधि बताएंगे ना सर, बताएंगे, वो तो मेरा काम नहीं है। नाम है निधि कंपनी। निधि कंपनी ना छोटे छोटे लोन्स बनाने की होती है, जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं ना, छोटे छोटे मम्मी की कमेटी, बस उसको कंपनी बना दो आप। अब सुनना बेटा, एक कंपनी जो होती है ना, ध्यान से कंपनी जो होती है, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, इंटर में आएगी आपकी। बेटा कंपनी ना मेजर जो होती है, मेजर सबसे इंपॉर्टेंट, वो दो टाइप की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, और बेटा एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब ध्यान से, आपने अभी तक जो पढ़ा है पब्लिक होती है गवर्नमेंट, प्राइवेट होती है प्राइवेट, वो नहीं है ये। नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत पढ़ा है आपने जो भी पढ़ा है। अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअल डेफिनेशन। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, इसके अलावा बहुत सारी होती है, लेकिन अभी मेन दो है जो मेरे काम की है। बेटा पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक पावर। तो कौन सी पावर्स है? बस होती है, तीन पावर होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिनके पास ये तीन पावर नहीं होती। सर ये तीन पावर कौन सी है? दुष्यंत सर आपको बताएंगे, मैं भी जितना मेरे काम का मैं उतना बता। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर होती है, वो पावर है तो पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जब जिसके पास वो पावर नहीं है वो प्राइवेट कंपनी। अच्छा एक और पॉइंट, बेटा पब्लिक कंपनी ना हमेशा याद रखना अपने नाम के पीछे लगाएगी ए बी सी ना लिमिटेड। पब्लिक कंपनी से क्या लगाएगी? लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी लगाएगी ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अच्छा एक कंपनी मान लो ए बी सी एंड कंपनी, ये क्या होगा? ये क्या बेटा? अबे ये पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या है? पार्टनरशिप। अबे पीछे कंपनी लगाने से कंपनी नहीं बन जाते आप। कंपनी कब बनेगा? जब या तो पीछे लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, तब आप कंपनी बनोगे। लिमिटेड है तो पब्लिक कंपनी होगी, और प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट कंपनी होगी, कोई दिक्कत। और दूसरा डिफरेंस मैंने बता दिया, पब्लिक कंपनी के पास तीन पावर होती है और प्राइवेट के पास वो पावर नहीं होती। अब सर वैसे तो पावर बहुत सारी है, लेकिन मेरे काम की जो है मैं बताता हूँ। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है बेटा जिसके पास एक बहुत अल्टीमेट पावर होती है, पब्लिक इशू करने की।
क्या इशू करने की? पब्लिक। सर व्हाट इज पब्लिक इशू? बेटा पब्लिक इशू होता है अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करना। क्या आपने पढ़ा है? जनरल ऑफर। ऑफर के टाइप पढ़े, जनरल स्पेसिफिक। एक होता है जनरल ऑफर जिसे आप ओपनली देते हो टू द जनरल पब्लिक एंड एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ सच ऑफर कैन एक्सेप्ट इट, है ना। एक्सेप्टेंस दी विदाउट दी नॉलेज ऑफ दी ऑफर तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। लालमन दत्ता गौरी या गौरी दत्ता, है ना, ऐसा कुछ केस लॉ पढ़ा था, बस वही बनी। अब तो ना ये कंपनी के पास एक स्पेशल पावर होती है कि पब्लिक कंपनी जो होती है ना वो अपने शेयर्स को पब्लिकली इशू कर सकती है। मतलब इसने बोला भाई हम ना आज अपना पब्लिक आज हम शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिकली, जिसको लेना है लाइन में लग जाओ। जिससे रिलायंस रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, पब्लिकली शेयर इशू करे ना। टाटा पब्लिक कंपनी है, शेयर जिसका स्टॉक मार्केट पे शेयर है वो सारी पब्लिक कंपनी है, बस आप इतना समझो, क्योंकि इनके पास पब्लिक इशू करने का राइट होता है। समझा? कोई दिक्कत? बेटा सेकंड एलिमेंट क्या है? जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, क्या है हमारी प्राइवेट कंपनी? बेटा प्राइवेट कंपनी हमेशा देखना ये कभी भी पब्लिक इशू नहीं कर सकती, पब्लिक इशू। लेकिन सर पैसे की जरूरत तो इसे भी पड़ेगी, तो बेटा उस सिनारियो में ये ना प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। ये क्या करती है बेटा? ये पब्लिक इशू तो कर नहीं सकती, ये करती है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सब आप इंटर में पढ़ोगे बहुत डेप्थ में। ये प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, मतलब सर ये भी अपने, अगर आपको बोले ना कि प्राइवेट कंपनी का शेयर इशू नहीं कर सकती, अरे कर सकती है, पब्लिकली नहीं कर सकती। ऐसे में आया, मैंने कहा तुषार भाई मेरी कंपनी के शेयर आप लोगे, लेने क्या? अच्छा मैंने इसे ऑफर दिया है, क्या सिमरन ले सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर जाता है और वही पर्सन उसकी क्या दे सकता है? एक्सेप्टेंस। ये बात समझ आई बेटा? आपने जनरल स्पेसिफिक का ऑफर पढ़ा है ना, तो बस आप ये समझो पब्लिक इशू इज अ जनरल ऑफर, और ये जनरल ऑफर के कौन दे सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी ही दे सकती है। बेटा कहाँ थे आपको? चाय नाश्ता ही करते रह जाओगे आप। जी बेटा। सर अब भाई अब बातें नहीं, अब चुपचाप सेटल हो जाओ, हल्ला मत करो यार भाई। सर आपकी जो प्राइवेट कंपनी है क्या वो पब्लिक इशू कर सकती है? नहीं, वो सिर्फ कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब वो ना सिर्फ अपने किसी गिने चुने लोगों को इशू कर सकती है और वही उसके शेयर परचेज कर सकते हैं। अच्छा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती? अरे बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मतलब टेक्निकली संचित कंक्लूजन ये निकला कि प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनी कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक इशू है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। ये बात समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? बस अब समझो प्रॉब्लम क्या होगी। बेटा मैं ना यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं पब्लिक कंपनी की। किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ प्राइवेट कंपनी को इग्नोर, हाँ बेटा इग्नोर। पब्लिक कंपनी जो है वो बेटा पब्लिक इशू करती है। अब हुआ क्या ना, आज इस कंपनी ने मान लो इसका नाम था एबीसी लिमिटेड। बेटा एबीसी लिमिटेड है मतलब कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। एबीसी लिमिटेड मतलब कैसी कंपनी है? पब्लिक। अब इस पब्लिक कंपनी ने मान लो अपने शेयर इशू कर दिए पब्लिकली, शेयर इशू कर दिए, और बेटा वो कैसे इशू करे? पब्लिकली कर दिए। और यहां पे बहुत सारे पब्लिक है बेटा, बेटा ये शेयर इशू कर दिए पब्लिकली, पब्लिक को शेयर पहुंच गए। अब सुनना ध्यान से, सर ये जो पब्लिक को शेयर गए हैं, अब कंपनी ने करा क्या? कंपनी ने ना इसमें गड़बड़ कर रखी है। मतलब कंपनी ने मान लो ऐसा करा कि पब्लिक से पैसे ले लिए, पैसे तो ले लिए पब्लिक से, लेकिन शेयर इशू नहीं किया। या फिर उल्टा, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, पब्लिक ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ और कुछ हो सकता है। और कुछ सुनो बेटा, आप ना इंटर में पढ़ोगे, जब कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू करती है, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है? नहीं। पब्लिक कंपनी जब पब्लिक इशू करेगी तो ना उसे बेटा एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है ना तो एक बहुत बड़ा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ना कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी, उसके विजन क्या है, उसके गोल्स क्या है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, सब पूरा बताते हैं। ठीक है, अभी मामाअर्थ का आईपीओ आया है, अभी अभी मामाअर्थ का आईपीओ, उसका प्रोस्पेक्टस देखना, उन्हें पूरा बताया है
कि भाई हम ये पैसा कहाँ लगाएंगे, R&D में लगाएंगे, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे, कंपनी का विजन गोल। बेटा अब जब पब्लिक आपसे खरीदेगी सामान को शेयर, तो वो तो इस डॉक्यूमेंट के भरोसे खरीदेगी ना। अब मान लो कंपनी ने इस प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, क्या दे दी बेटा? अब एक बात बताओ, क्या कंपनी के साथ पब्लिक के साथ धोखा नहीं हो जाए? आपने बोला जी हम तो ग्रोथ के लिए लगा रहे पैसा, और पैसा लेके कंपनी का जो ओनर है वो ट्रिप पे चला गया। ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती थी पहले बहुत ज्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे शेयर नहीं गए पैसा आ गया, या शेयर दे दिए पैसा नहीं आया, या प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन है, फंड जिस पर्पस के लिए थे उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर, अलग यूज कर लिए। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चलती थी मार्केट में। क्या चलती थी? तो ठीक चलता था, चल रही थी, गड़बड़ तो नहीं। फिर मार्केट में आ गए हर्षद मेहता भैया, सुना आपने? बेटा हर्षद मेहता भैया आए मार्केट में, और उन्होंने बेटा मार्केट का बिठा दिया भट्टा। उन्होंने आपको पता स्कैम करा बहुत तगड़ा वाला। अब उन्होंने इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में एक लूप होल पकड़ लिया। ठीक है, अगर आप वो सीरीज देखोगे तो आपको वो लूप होल पता लग जाएगा। वो लूप होल ऐसा था कि वो ना बैंक से पैसा लेता था, उसके पास पैसा वो 5, 7, 10 दिन 15 दिन के लिए रहता था, फिर उसे अदर बैंक को ट्रांसफर करना था। वो एक ब्रोकर था, तो उसने क्या करता था, बैंक टू बैंक इंटर ट्रांसफर होता है, इंटर बैंक ट्रांसफर। तो वो क्या करता था, यहां से पैसा लिया और इस बैंक को पैसा दिया। लेकिन जो पैसा लेने देने का काम है ना, उसका ये ड्यूटी थी बिल्कुल लीगल। इसमें 10-15 दिन का टाइम गैप होता था। इसको पैसा लिया, 10 दिन 15 दिन बाद इसको पैसा दिया, बस वो इसी 15 दिन में ना उस पैसे को स्टॉक्स मार्केट में डाल देता था। अब ये पैसा इतना ह्यूज फंड होता था कि जब वो बंदा इतना मोटा पैसा किसी शेयर में डालेगा तो बेटा उस शेयर के प्राइस तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है। आर्टिफिशियल डिमांड मतलब एक बंदे ने कुछ स्पेसिफिक पर्पज पे जान के हेवी बाय ऑर्डर डाल दिए। जब आप कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, तो जो शेयर के प्राइस में डिमांड सप्लाई से मैच होते हैं। शेयर की कितनी डिमांड है, आज मार्केट खुला नहीं, वरना मैं दिखाता आपको कितनी बाइंग ऑर्डर आ रहे हैं, कितने सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं, उस हिसाब से शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर मैं फॉल्स बाइंग ऑर्डर लगा रहा हूं तो शेयर बड़ा 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 बड़ा, जैसे ही बैंक को मुझे पेमेंट करनी, मुझे तो ट्रांसफर करने थे, मैंने तो पैसे थे नहीं, वो एकदम से शेयर को डंप कर देता था। और वो सीधा जैसे ही पहले बाइंग ऑर्डर लगाता लगाता ना प्राइस बढ़ गया, अब उसको देख के बाकी लोग भी होते थे, यार ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लगाओ इस पे। और जैसे ही वो शेयर आता था ऊपर, वो बेटा सीधा डंप कर देता था, अपना प्रॉफिट रखता था, बाकी उस बैंक को दे देता। मतलब उसका पैसा खुद का था ही नहीं, और वो उस पैसे पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। आप देख रहे हो लूप होल कितना बड़ा मिला उसे। जब ये प्रॉपर स्कैम आया मार्केट में सामने, तो भाई सरकार की भाई हवा निकल गई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो टिकड़मबाजी वाले बंदे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया हमें इंडिया में यार एक से खतरनाक बंदे बैठे हैं। तो बेटा उन्होंने उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को बहुत तगड़ी पावर दी, और उसका नाम था सेबी। क्या नाम था? ऐसा नहीं है सेबी था नहीं, सेबी उस टाइम पे भी था, लेकिन सेबी के पास इतनी पावर्स नहीं थी। नॉर्मल था, टाइम पास करने आता था, कुछ काम नहीं था। लेकिन जैसे 1992 का स्कैम हुआ, उसके बाद सेबी की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और सेबी को पूरी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर बना दिया। मतलब शेयर गए तो पैसा टाइम पे नहीं आया, ये कौन चेक करेगा? सेबी। पैसा टाइम पे गया तो शेयर टाइम पे नहीं आया, कौन चेक करेगा? सेबी। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो पहली बात उसे कौन सी कंपनी होना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी। कौन चेक करेगा? सेबी। कह रहा भाई अगर नहीं हो तो पहले पब्लिक कंपनी बनो फिर करना। कोई भी कंपनी पब्लिक इशू से पहले प्रोस्पेक्टस ला रही है, उसमें झूठ झूठ लिखा है या सच सच लिखा है, ये कौन चेक करेगा? मतलब एक एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है पूरी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। और जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर मतलब ये पब्लिक, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट को। तो यानी आपको बड़ा डिफरेंट पता कैसे समझना है। अगर आपसे बोले कि मनी मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी कौन है, मनी मार्केट का, वो है आरबीआई। कौन है बेटा? आरबीआई। और अगर आपको बोले सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। आपको बोले कि कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेबी। कौन सा वो रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है मॉनेटरी या बैंकिंग सेगमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना? यही ट्रिक है जहां पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, जहां पे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट की बात हो रही है, सेबी पे टिक लगाना है। जहां पे मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे से रिलेटेड बात हो रही है, आरबीआई पे टिक। बात समझ आए आपको? कॉन्सेप्ट हमारे सेबी की रिक्वायरमेंट क्या थी? सेबी पहले भी था लेकिन विद लिमिटेड पावर्स, लेकिन हर्षद मेहता के स्कैम के बाद गवर्नमेंट को समझ आया
कि लोग बहुत ज्यादा लूपहोल ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो सिक्योरिटी मार्केट ग्रो कर रहा है और हमें इसके लिए बहुत अच्छी बॉडी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे, इस पे सुपरविजन रखे। तो सेबी इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी। स्टैब्लिश तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन पावर 1992 में बहुत ज्यादा कर दी। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है सिक्योरिटी मार्केट को हैंडल करना, सुपरवाइज करना, सब सही से हो रहा है, शेयर, पैसा, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक प्राइवेट कंपनी सब सही से चल रही है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं हो रही, कोई पंप एंड डंप तो नहीं कर रहा। पंप एंड डंप मतलब डिमांड खरीदी फॉल्स। अभी एक शेयर है मैंने परचेज करा था, उसका नाम है क्षितिज पॉलीलाइन। क्षितिज पॉलीलाइन में ना केस चल रहा है, अभी कोई एक्टर भी उसके चक्कर में गया हुआ है सीबीआई के उसमें। उसने भी यही करा था। क्षितिज पॉलीलाइन में क्या हो रहा था? फॉल्स डिमांड क्रिएट हुई थी। उन्होंने ना यूट्यूब में लोगों को पैसा खिला के ना एडवर्टाइजमेंट बनाने लग गए, झूठी झूठी, कि क्षितिज पॉलीलाइन को गवर्नमेंट से टेंडर मिल गया, क्षितिज पॉलीलाइन इतना ऊपर जाएगा। फॉल्स, झूठा, सब झूठा। और शेयर था बेटा 4 रुपए का, 4 रुपए से बढ़ते 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 70 रुपए पे आ गया। मैंने 30 रुपीज पे परचेज करा था उसे। मैंने भी ज्यादा दे मतलब मैं इतना एनालिसिस कर नहीं पाया, मैंने 30 पे परचेज करा, 70 को टच करा। और उसके बाद जैसे ही लोगों को मार्केट में पता लगा ना ये तो फॉल्स डिमांड चल रही है, भाई उसके बाद जो शेयर नीचे आया, और जब नीचे आते ना तब आप बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाइंग ऑर्डर ही नहीं लग रहे, हर बंदा सेलिंग ऑर्डर डाल रहा है, कोई बाय नहीं कर रहा। तो प्राइस नीचे 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 70 रुपए से 500 रुपए पे आज। देख रहे हो? अब जो जो बंदे ने फॉल्स डिमांड क्रिएट करी होगी उसने उठाया और 70 पे लाके बेच दिया, तो उसने पहले पंप करा और लास्ट में क्या कर दिया? डंप। ये होती है स्टॉक मार्केट। अब ये सेबी को पता लग गया, सेबी ने लंका लगा रखी है उसकी, सब आजकल अंदर चल रहे हैं क्षितिज पॉलीलाइन के। एक कोई एक्टर भी है, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद उसका, वो एक्टर है। अबे वो तो अलग स्कैम कर रहा था यार। मैं भाई खरीदता नहीं मामा। थैंक यू बेटा, कोई नहीं, नहीं मैं भाव मैं साबुन लगा लेता, मैं रिन लगा लेता बेटा मुंह पे। रिन रिन सर्फ एक्सेल 555 की टिक्का रगड़ लेता हूँ। जो अच्छा पहले बताओ, पॉइंट समझ आया? पॉइंट क्लियर एकदम? सेबी की कहाँ से ओरिजिन आया, क्या करता है क्या नहीं करता, बस अब इसे रीड करते हैं फटाफट। देखो आरबीआई सबसे बड़ा था, डरना मत। देखो छोटा सा एक पेज का है बस, अब बाकी सारे जो बचे ना वो एक एक पेज के हैं। सिर्फ आरबीआई था जो सबसे बड़ा था, तो टेंशन नहीं लेने का। आजा बेटा स्टार्ट करें हाईलाइट करना। चलो आ जाओ बेटा। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन। बेटा वही तरीका, हाईलाइट मेरे साथ करेंगे और स्टिकी नोट्स आप अपने घर पे बनाएंगे। लास्ट क्लास के स्टिकी नोट्स बना रखे? कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं बनेगा? क्यों नहीं? अच्छा तुम आगे बेटा इसको कंप्लीट करिए, लेक्चर भेज दूंगा करण भाई। बेटा बुक नहीं लाया तो आज ही कैसे करेगा बेटा? वीर, ध्रुवांश नहीं बनाए, आयशा, बेटा अंजलि, वेरी गुड। चलो बेटा, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आपने बनाए हो। नंदिनी, अंसारी भाई, अजीज भाई बनाए हैं आई गेस। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, फीड करते हैं बेटा। कह रहे फुल फॉर्म, पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी भाई, अंडरलाइन करना। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, सबकी फुल फॉर्म, सबकी डेट, सबके एक्ट की डेट, काम सब कुछ याद रखना है, एमसीक्यू आएंगे भाई पक्के। तो ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988। अभी अरशद मेहता का स्कैम हुआ नहीं है, 1992 में हुआ था। अभी इसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स थी, बहुत लिमिटेड पावर्स। एंड इसको स्टैट्यूटरी पावर कहां से मिलती है? सेबी एक्ट 1990। तो इसको गवर्न करने के लिए सेपरेट एक्ट, जैसे आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, लेकिन एक्ट आया था 1994 में। इसके साथ क्या बेटा? स्टैब्लिश हुआ था 1988 में और एक्ट कब बना? क्योंकि मैंने बताया ना हर्षद मेहता के स्कैम के बाद उसे स्पेशल पावर मिली, तो बस इसी एक्ट से स्पेशल पावर मिली थी। पहले बन गया था, पहले कोई काम नहीं था, छोटे मोटे काम करता था, चाय पानी पिलाता था। ठीक है ना? किसका बेटा मर गया था वो तो, हार्ट अटैक आ गया था उसे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिजॉइन करो पहले। मरवा नहीं दिया था बेटा उसे, उसे ना हार्ट अटैक आ गया था जेल में। उसकी वाइफ है अभी भी, उसका बड़ा भाई भी अभी भी है, उसका बड़ा भाई और वाइफ है अभी, बट उसको उसी में मतलब ना 10-12 साल उसका केस वेस चला था काफी टाइम तक, चक्कर वगैरह शायद 2006-7 में आई गेस डेथ हो गई थी उसकी हार्ट अटैक से। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे इतना पता है हार्ट अटैक आ गया था उसे जेल में। हाँ जी भाई, वो मैंने देखी नहीं है बट वो मुझे पता है
तेनाली स्कैम बोलते हैं उसे, वो बहुत फेमस था अपने टाइम का भी। उसमें ना यार स्टैम्प ड्यूटी वो था, हाँ वो भाई वो बहुत बड़ा था। और उसमें क्या करते थे, उसमें फॉल्स स्टैम्प ड्यूटी क्रिएट करते। हाँ जी, संजीव भाई वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें क्या करा उन्होंने ना, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी बनाना फॉल्स। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है ना, जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कोई गाड़ी सेल परचेज, कोई रेंटल एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो स्टैम्प ड्यूटी में बनता है। आपने देखा होगा लीगल पेपर होता है, 100 रुपए लिखा होता है, 50 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी। तो वो ना वो स्टैम्प ड्यूटी इशू करने का स्पेशल राइट गवर्नमेंट के पास है। और वो बंदा ना स्टैम्प ड्यूटी में उसने लूपहोल ढूंढ लिया कि भाई स्टैम्प ड्यूटी को तो सही गलत पकड़ने का कोई तरीका ही नहीं है। जैसे करेंसी है, करेंसी तो चेक हो जाती है ना सही है गलत, स्टैम्प ड्यूटी में कोई तरीका ही नहीं चेक करने का। अब तो आ गए हैं, उस टाइम था ही नहीं। उसने लूपहोल देख लिया, ओ भाई वो अपने घर पे छाप रहा है स्टैम्प ड्यूटी, और भाई वो उसमें फॉल्स एग्रीमेंट बना बना के बेच रहा है। अब जब पता लगा तो भाई गवर्नमेंट की हालत खराब कि भाई ये क्या हो रखा है। और गवर्नमेंट को वो सारे फॉल्स एग्रीमेंट, क्योंकि अब वो बन गए हैं, तो टेक्निकली अगर उसे कैंसिल, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी को वॉइड कर दिया तो बेटा फिर तो वो वॉइड है इनिशियल हो जाएगा, इनिशियली वॉइड हो जाएगा, तो जितने भी एग्रीमेंट बने होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को वो फॉल्स एग्रीमेंट्स को वैलिड करना पड़ा, और उसके बाद से स्टैम्प ड्यूटी में चेंजेस कर दिए। फिर अब प्रॉपर पेपर आता है, ऑथेंटिकेशन होती है उसकी। अब आप उसे सही झूठा सही देख लोगे। तो बहुत बड़ा लूपहोल था वो भी। रेड चिट्स वगैरह कुछ पेपर वेपर कुछ करा होगा उन्होंने ना। अच्छा सुनो, आ जाओ भाई। सेबी से पहले, मतलब देख सुन, भाई ने पूछा, आर्यन भाई ने पूछा सेबी से पहले कोई रेगुलेट नहीं करता था। बेटा सेबी से पहले रेगुलेट तो करते थे, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, वो और भी चीजों के लिए थे। सीसीआई था वो वाला सीसीआई नहीं जो तुम्हें अगले पढ़ना है, ये भी कंफ्यूजन है, पेपर में आता है भी। दो सीसीआई तुम्हारे बुक में, एक तो वो है कंपटीशन कमीशन जो अगला में पढ़ना है, एक सीसीआई और है वो ना सेबी की प्रीडिसर बॉडी है। जब सेबी नहीं था ना, तो सेबी से पहले सीसीआई चलता था, वो था कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो तो पूछा है। लेकिन वो ना सिक्योरिटी मार्केट के लिए प्रॉपर नहीं था, वो बहुत सारे काम संभालता था। फिर हमने कैपिटल जो सीसीआई है उसमें से सिक्योरिटी मार्केट के लिए अलग से किसको रख दिया, सेबी। अच्छा आ जाओ भाई, पहले तो बेटा सबसे पहली बात फुल फॉर्म याद रखना, इसकी स्टिकी नोट्स में डालनी है। सेकंड पॉइंट, स्टैब्लिश कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988। और इसको बेटा स्टैट्यूटरी पावर कहां से मिली, सेबी एक्ट 1990 बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया था। बेटा कह रहे हैं सेबी का जो एक्ट है 1992 वो इनफोर्स हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1992। तो आपको दो डेट याद रखनी है। पहला, ये स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988। एक्ट आया था सेबी एक्ट 1992 जो एनफोर्स हुआ था 30 जनवरी 1992 से। ये डेट याद रखना। आ जाओ अब देखो आर्यन भाई आपका वाला क्वेश्चन। आर्यन भाई ने मुझे सेबी से पहले कोई था, सेबी के जैसा नहीं था बट उसका काम एक टेम्पररी बॉडी करती थी, वो कौन था बेटा, कह रहा सेबी, अंडरलाइन करना बेटा। सेबी क्या है, अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट। कहेगा डैश इज द अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट। सेबी कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, जहां पे भी आया सेबी है। और एक और काम बेटा, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ दी बॉडी विच प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, वो कौन है, सेबी इन द कैपिटल मार्केट। इसका अब देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, इसको कर लो इंपॉर्टेंट, इसको कर लो इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, शॉर्ट फॉर्म में से सीसीआई बोलते हैं। इसे भी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो बेटा यहाँ पे सीसीआई था ना ये वाला, ये होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अलग है। और सर यहाँ पे जो सीसीआई है, कहाँ गया बेटा, ये वाला जो सीसीआई है इसे अंडरलाइन करना, ये भी सीसीआई है। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो कंफ्यूजन, वीर भाई समझो। आपको अगर बोला, बहुत ध्यान से सुनना, यहां कंफ्यूज हो गया, अगर आपको बोला सीसीआई की फुल फॉर्म बताओ, तो बेटा वो होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो नॉर्मल था। यहां पे ये पता कब आएगा, कहेगा सीसीआई की फुल फॉर्म बताओ जो सेबी की प्रीडिसर बॉडी था। अब कंपटीशन कमीशन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, उससे पहले वाली बॉडी। जैसे एसबीआई बैंक है ना, एसबीआई बैंक, उसका प्रेडिसर बॉडी था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
एसबीआई तो अभी आया बाद में। एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में उसे एसबीआई कर दिया। ऐसे ही सेबी का पहले नाम क्या था बेटा? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ, और बाद में 1998 में उसको क्या एस्टैब्लिश कर दिया? सेबी कर दिया, और फंक्शंस को थोड़ा बड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रखना, अगर सिर्फ सीसीआई बोला है वो बेटा कंपटीशन कमीशन वाला मेन पॉइंट है, लेकिन अगर वो क्लियरली बोले सीसीआई बताओ जो सेबी की प्रीडेसेसर बॉडी था, तब आप हेडिंग क्या फुल फॉर्म लोगे? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या बोल रहा है? इन कैपिटल मार्केट कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, अंडरलाइन करना, रिपील्ड बाय दी सेबी। सर ये क्या वर्ड है बेटा? ये ना लॉ में पढ़ोगे आप, इंटर में आपका चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें 3 नंबर की डेफिनेशन आती है रिपील की। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इंटर लॉ में, डिफाइन रिपील और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिपील। तो मतलब आता है, बहुत बार फ्रीक्वेंट रिपीट हुआ है। इंटर में आपको दुष्यंत सर पढ़ाएंगे रिपील का मतलब, मैं शॉर्ट टर्म में बता दूं। नहीं नहीं बेटा, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और सुनना भाई यहाँ से, रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील मतलब होता है जब आप किसी एक्ट की एग्जिस्टेंस को खत्म करते हो, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे जैसे कंपनी एक्ट 2013 के आने से कंपनी एक्ट 1956 को हमने रिपील कर दिया। रिपील जो सेक्शन था बेटा, रिपील ना एक्ट का होता है। हाँ, मतलब सेक्शंस का वर्ड, कोई टर्मिनोलॉजी कुछ और होती है, रिपील जनरली एक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में, मैं समझाना चाहता हूं, समझ गए ना? जब कोई एक्ट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और उसकी जगह कोई और एक्ट आ जाता है, उसे बोलते हैं एक्ट को रिपील कर दिया। तो यार एक बात बताओ, पहले सीसी आएगा, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, अब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और कौन आ गया? सेबी। तो मैं ऐसे बोल सकता, सेबी के आने से सीसीआई क्या हो गया? रिपील हो गया। तो बोलेगा सीसीआई जो है वो रिपील हो गया बाय डैश, किसके आने से? सेबी के आने से रिपील हो गया है। एन अथॉरिटी अंडर कैपिटल इशू एक्ट, ये इसका एक्ट है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरलाइन कर लो, ये सीसीआई का एक्ट है। जैसे सेबी का अपना एक्ट है, वैसे ये बेटा सीसीआई वाला एक्ट है। बना लेना स्टिकी नोट्स में, दोनों अंडरलाइन हो रहा है। पहले बताओ कोई दिक्कत है इंट्रोडक्शन में? सिमरन जी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो याद रखनी है। सबसे पहले बेटा सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1988, उसका एक्ट जो स्टैट्यूटरी पावर आई वही सेबी एक्ट 1990, और एक्ट की इंफोर्समेंट हुई 30 जनवरी 1992 में। सेबी जो है उसके काम क्या है? सर सेबी अथॉरिटी है टू रेगुलेट एंड डेवलप कैपिटल मार्केट। तो आपको ये पॉइंट बनाने पड़ेंगे। सेबी जो है अथॉरिटी है टू रेगुलेट एंड डेवलप इंडियन कैपिटल मार्केट, इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर्स। और फिर मैंने बताया सेबी को रिपील, सेबी ने रिपील करा था किसको? सीसीआई को, मतलब उसकी प्रेडिक्शन बॉडी था जिसका नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। सेबी से पहले ये था, और एक्ट चलता था 1947 में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते बेटा, अब आ जाओ भाई आगे, अंडरलाइन करेंगे बेटा। सेबी हेडक्वार्टर मुंबई में है बेटा, ठीक है? प्रॉपर एड्रेस है ना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सॉरी मुझे नहीं पता भाई, मैं घूमता नहीं रहता भाई। ठीक है, तो बेटा मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। आप पहले आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ था पहले? परमानेंटली मूव करा, कब करा था मूव? 37, 37 में मूव करके परमानेंटली मूव करना मुंबई में, ठीक है? अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? मुंबई में। एंड इसके ना नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हर जगह रीजनल ऑफिसेज है। और कहाँ कहाँ पे? नॉर्थ में यहाँ पे न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो आपको याद रखना है बेटा, हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा में, और हर एक रीजन में अपना अपना रीजनल ऑफिस है। और कौन कौन सी स्टेट में बता दिया यार, जनरली हेडक्वार्टर से आ सकता है, लेकिन बोलेगा ऑड वन आउट और 3-4 स्टेट दे देगा, तो तुझे याद होना चाहिए इनका रीजनल ऑफिस यहाँ यहाँ पे है, ठीक है? और सुनो आगे क्या बोला, जहाँ रीजनल ऑफिस है, हाँ रीजनल ऑफिस आ जाएगा, हेडक्वार्टर है क्या? हाँ जी,
हेडक्वार्टर होता है बेटा जहां से जो हेड ऑफिस है जहां से सब ऑपरेट होता है। रीजनल ऑफिस होता है जो रीजन के बनते हैं। अब रीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं, फिर नॉर्मल ऑफिस होते हैं। लेकिन आप अब एक एक एड्रेस थोड़ी बताएंगे तो दिल्ली में कहाँ पे। तो बस ये बता दिया हेडक्वार्टर है और वो 4 रीजन को कवर करने के लिए रीजनल ऑफिस बनाए। मतलब नॉर्थ वाली जितनी भी स्टेट है वहां की डिसीजन मेकिंग के लिए हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। ईस्ट वाली जितनी भी स्टेट्स है वहां का हेडक्वार्टर यहाँ होगा। अच्छा आगे बोल रहा है बेटा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सीसीआई, वो क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी। ये बेटा आपको पता है सेबी से पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन था? सीसीआई। केम इनटू एक्जिस्टेंस, इट ड्राइव्ड अथॉरिटी फॉर कैपिटल इशू एक्ट, इतना ये हमें पता है। इन अप्रैल सेबी वाज कॉल्ड, बेटा सब ये आपको बता रखा है। आपको पता है ना कंट्रोलर इशू एक्ट ये लगता है। और 1988 में कौन आ गया था? सेबी, जो अब कैपिटल मार्केट को क्या करेगा? रेगुलेट। ये हमने कर रखा है अंडरलाइन, अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, पहले हमने कर लिया है। तो बस आप यहां से पॉइंट बनाना, यहां से पॉइंट बनाना बस। यहां से पॉइंट बनाना, ये वाली लाइन भी बना देना, बस नीचे वाला आपने ऑलरेडी कर रखा है। अब आ गया बेटा दिस इज इंपोर्टेंट, इसको मार्क करना इंपोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। इसके लिए स्टिकी नोट्स लगाना है आपने। हाँ अभी मत लगाना, या फोटो ले लूंगा मैं, फोटो से लगा। हाँ कुछ छोटा सा लिखवाना है। अब देखो इसमें क्या होता है, हेडिंग पता है क्या बेटा? हेवी है। सेबी इज मैनेज बाय बोर्ड कंसिस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अगर मैं इसे हेडिंग दूं ना तो मैं पता है स्टिकी नोट्स में क्या दूंगा? मैं दूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। अब बना लो, अभी बना लो, अभी चिपका दो स्टिकी नोट, अभी चिपका दो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है बेटा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहला वाला जो बनाया था वो ये था ना, ये तो आप बना दोगे ना, तो घर में बना देना। हेडिंग डालो बेटा, बहुत कम, मतलब इतना भी नहीं। हाँ वो वाला छोड़ो, अबे हाँ वो वाला सबसे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड इन सेबी, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड इन सेबी। और बेटा इसको ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, पता है क्या याद करना? इसको पता है कैसे करना? आप इसके लिए आप ऐसे बनाना, इसको करो 1+2+1+5, बस। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड इन सेबी। हाँ कह रहा है सेबी का जो बोर्ड होता है ना उसमें कौन कौन रहेंगे। तो बेटा उसमें चाहिए टोटल मेंबर देख लो कितने, एक और दो और एक, कितने हुआ? 4 और 9 मेंबर चाहिए। हाँ जो उसके बोर्ड में चाहिए, उसके बोर्ड में 9 मेंबर चाहिए। और उनका कॉम्पोजिशन वीर भाई 1+2+1+5। अब याद रखना सबसे पहले, पता है क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या बोल रहा है? कह रहा भाई देखो पहला कौन चाहिए? चेयरमैन। अभी मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन बनेगा। पहला चेयरमैन चाहिए जिसको अपॉइंट कौन करेगा? और इसके ऊपर अ पर्सन ऑफ, क्या होना चाहिए? अ पर्सन ऑफ, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस बता रखा है। अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, उसको लॉ की नॉलेज, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। पर आप इतना करो बस, हमें याद क्या करना है? हमें एक बंदा चाहिए, एक बंदा एज बेटा क्या? चेयरमैन। और ये बेटा कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी अपॉइंट करेगी बेटा इसे। तो पहला पर्सन क्लियर है? हाँ पूरा बनाऊंगा इसका। पहला पर्सन क्लियर है, पहला एक चेयरमैन चाहिए और याद रखना अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? अब मैं बताऊंगा मेन क्वेश्चन किससे आता है। मेन क्वेश्चन आता है इस 1 से, ये जो 1 है बीच में। पहले पूरा लिखते हैं, सुनो। अब आ गया हो, चेयरमैन हो गया भाई। इसके बाद आगे बोल रहा है बेटा आपको, आगे अगले पैराग्राफ में बोल रहा है 2 मेंबर। क्या चाहिए आपको? एक चेयरमैन के बाद, ये रखने के बाद आपको चाहिए आगे 2 मेंबर। सर ये 2 मेंबर कहां से आएंगे? तो बेटा इसके लिए देखो क्या बोला है। कह रहे भाई देखो 2 मेंबर जो क्या है? जो ऑफिशियल्स है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर ये जो 2 मेंबर है कौन है? ये
ऑफिशियल्स है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन्हें अपॉइंट भी कौन करेगा? तो सेबी के बोर्ड में एक चेयरमैन होना चाहिए जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अब ये चेयरमैन कोई भी हो सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर का बंदा है, बाहर का कोई भी, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगले दो बंदे जो है वो हमें चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल, और हमें कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। क्लियर है? अब बेटा सेबी जो है कहीं ना कहीं इसमें आरबीआई का भी तो रोल आएगा ना। तो आगे बोल रहा है पता क्या कह रहा, भाई देखो एक मेंबर चाहिए जो आरबीआई का ऑफिशियल हो और नॉमिनेटेड बाय, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। पता है क्वेश्चन क्या आएगा? सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई कितने मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है? एक मेंबर को, बाकी तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगला वाला दिस वन स्टैंड फॉर व्हाट, ये कौन है बेटा? ये आरबीआई का बंदा है, आरबीआई ऑफिशियल है, और इसे अपॉइंट भी कौन करेगा? आरबीआई नॉमिनेट एंड आरबीआई अपॉइंट करेगा। ठीक है ना? कंपोजिशन अच्छे से याद रखनी है। और लास्ट बेटा ये है 5 अदर मेंबर्स, 5 क्या चाहिए बेटा? अदर मेंबर, जिसमें से क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए फुल टाइम मेंबर। एटलीस्ट 3 मेंबर क्या चाहिए? फुल टाइम। बाकी दो अगर पार्ट टाइम भी होंगे तो चलेगा। एटलीस्ट 3, कम से कम 3 फुल टाइम होनी चाहिए। वो शैल बी अपॉइंटेड बाय एंड दे शैल बी पर्सन ऑफ वॉइस सेम। तो बेटा यहां पे आप देखो ये जो 5 है, इस 5 में से ये पहली बात तो क्या होंगे? ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा ये कोई भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई भी अदर पर्सन, वो कोई मेंशन नहीं है, कोई भी हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और इसमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 3 कैसे होने चाहिए बेटा? फुल टाइम। फुल टाइम मतलब और कहीं काम नहीं करना, इसी सेबी में ही आपकी ड्यूटी है, वहीं आप काम करोगे। जैसे जो आरबीआई वाला बंदा है ना, आरबीआई वाला बंदा वो आरबीआई का एम्प्लॉई है, आरबीआई से सैलरी लेगा, आरबीआई का काम करेगा, लेकिन वो सेबी में इन्वॉल्व रहेगा। नहीं नहीं बेटा, सेबी से क्यों सैलरी लेगा? उसका काम आरबीआई अपॉइंट करेगा, आरबीआई उसको कम्युनिकेट करेगा, उसका ऑफिसर आरबीआई में, वो सेबी में है इन्वॉल्व, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आरबीआई को इन्फॉर्म कर पाए। इस बात जो होंगे सेबी के ऑफिशियल होंगे ना बेटा। और यहाँ पे रिकमेंडेशन तो दे ही सकता है सेबी। अब जैसे चेयरमैन अपॉइंट करना है, भाई चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि कौन होगा? तो सेबी अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि हम चाहते हैं हमारा चेयरमैन ये रहे। मर्जी नहीं दल का पहले बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बस कॉम्पोजिशन खत्म। बेटा आपको बस इतना मार्क करना है, जो आपको इसका स्टिकी नोट यही लगाना है जो मैंने यहाँ बनाया, यही याद करना है। वो वहां पे बकवास लिखी हुई है फालतू लंबी चौड़ी, आपको बस इतना याद करना है, इससे क्वेश्चन आएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी, ठीक है जी। तो सेबी की बात कर ली हमने, कब आया संचित भाई? ये बता दिया, एक्ट क्या था ये बता दिया। सेबी से पहले कौन था? सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल। क्लियर एकदम? वो पहले चलता था, फिर 1988 में सेबी आ गया, और 1992 में उसको पावर दे दी एक्ट बना के। फिर सेबी की कॉम्पोजिशन में बताया 1+2+1+5। क्या बोला? 1+2+1+5। पहला चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल होंगे और अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मेंबर जो ऑफिशियल ऑफ आरबीआई होगा अपॉइंटेड बाय आरबीआई, और बाकी 3 मेंबर, बाकी 5 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और उसमें एटलीस्ट 3 कैसे होना चाहिए? फुल टाइम। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट बोला है, 5 हो 4 हो चलेगा, 2 चलेगा क्या? 3 चाहिए मिनिमम। आगे बोलो क्या कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम सही चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? ये बेटा 5 चाहिए, उसमें से एक फुल टाइम चाहिए। 5 तो चाहिए ही, उसमें 3 फुल टाइम होना चाहिए। आ गया हो भाई? नेक्स्ट हेडिंग। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेबी। अगली हेडिंग में आ जाओ, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ध्यान में आरबीआई के फंक्शन भी देखे थे, सेबी के। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ट्रिक सुन लो ध्यान से, ट्रिक सुन लो ध्यान से। आपको सारे ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है। अगर कहीं पे भी कोई भी फंक्शन, सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट,
इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे टर्म्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। फिर से बोलो, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, ऐसे टर्म दिख रहे हैं जहां पे, तो आंसर सेबी होगा। बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है, यही लगाओगे हर जगह आंसर हो जाएगा। कुछ या सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये सब। अब सुनो, देखो फंक्शन में बेटा याद है आपको, सबसे पहले अपन क्या पढ़ते थे, प्रियम्बल। लास्ट क्लास बताया था आपको प्रियम्बल के बारे में। तो देखो सेबी का प्रियम्बल पढ़ो, क्या लिखा है, इसका काम क्या है शॉर्ट फॉर्म में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी। भाई इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे सिक्योरिटी में, अगर ऐसे फ्रॉड होंगे तो हम तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ना भाई। तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है क्या, डेवलपमेंट, रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट। बस तीन बातें, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट एंड डेवलप करता है, और रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। अब सर नहीं नहीं नहीं, ये प्रेम्बल हो गया, ये यहां से लिखना है बेटा, ये मेन मुद्दा है इसका। अब देखो मेन मुद्दा बताता हूँ, ये है मेन मुद्दा, नीचे वाला, जो नीचे वाला ये है ना, ये है मेन काम। लेकिन आप सुन लो पहले ऊपर वाला पार्ट। देखो भाई क्या कह रहा है, सेबी जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होता है तीन बंदों के लिए मार्केट में। पहला, इशुअर ऑफ सिक्योरिटी, बेटा सिक्योरिटी जो इशू कर रहा है, यानी कि पता किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंपनी की। बेटा सिक्योरिटी कौन इशू करेगा, कंपनी। तो सेबी तीन लोगों से डील करता है, एक इशुअर ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब कौन हो गए, हम लोग हो गए, और अगर कोई मार्केट में क्या है, ब्रोकर्स, जैसे ग्रो, पेटीएम, जीरोधा, शेर खान, हाँ एंजल वन, जितने भी इंटरमीडियरीज है वो सारे क्या है बेटा, इंटरमीडियरीज। तो सेबी आयशा जी तीन लोगों से मार्केट में डील करता है, एक द इशुअर ऑफ द सिक्योरिटी, एक द इन्वेस्टर, और एक बीच में कौन है, इंटरमीडियरी। इन तीनों के लिए काम करता है, इन तीनों के लिए बातें करता है। दिस इज द मेन फंक्शन। लिखो भाई, सेबी हैज थ्री फंक्शन, इसका स्टिकी नोट लगाना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और तुम जानते हो यार पहले से ही। तीन फंक्शन है, पता क्या क्या, अभी पहले आप नोट मत करो, पहले सुनने पे ध्यान दे लो, वरना गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। पहला है क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव। अब पहले मैं यहां समझा देता हूं बेटा, सुनो सुनो, ये तीन टर्म्स तो आपको आने ही चाहिए, मतलब आपने बचपन में पढ़े हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशियल। अब हाँ एसएसटी में, एसएसटी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल थी। अब सुनो सुनो, वही सब है। संचित भाई, तीन लोग होते हैं, शांत शांत शांत, बेटा इकोनॉमी में तीन लोग होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशियल। लेजिस्लेटिव होता है वो अथॉरिटी है, वो इंस्टीट्यूशन जो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है। आपको नोट नहीं करना है, बस समझा रहा हूं। लेजिस्लेटिव होता है वो इंस्टीट्यूशन बेटा जो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है, और इसका इंडिया में एग्जांपल है पार्लियामेंट। इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है, लोकसभा, राज्यसभा। भाई कोई भी एक्ट बनना है, कोई भी कुछ बनना है, ये लोग तो बना देना। अब जब एक बार लॉ बन गया, लॉ बनाएगा कौन, लेजिस्लेटिव, बेटा उस लॉ को एग्जीक्यूट भी तो करना है, अप्लाई भी तो करवाने ना। तो ये अगली अथॉरिटी आती है जिसका काम होता है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को, सर प्रियम्बल वाला स्टिकी नोट में लगाना है क्या, नहीं नहीं बेटा नहीं लगाना। बेटा ये इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमारे इसमें बेटा पुलिस, दिल्ली पुलिस है ना, कोई भी पुलिस, वो क्या उनका काम क्या होता है, उनका एग्जीक्यूशन का काम है। क्योंकि अगर हमने लॉ बना दिया तो लोग अपने आप थोड़ी फॉलो करेंगे, भाई वहां पे आपको खड़े रहना पड़ेगा ना पुलिस वालों को चालान काटने के लिए, तभी तो एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले लेजिस्लेटिव लॉज को फॉर्म करता है, सिमरन जी सेकंड एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। और अगर कोई भी लॉ के एग्जीक्यूशन में पंगे हो गए तो बेटा फिर वो केस जाता है कोर्ट में, और कोर्ट यानी जुडिशियल बॉडी जो उसका टेक्निकली फाइनल डिसीजन देता है, अपना उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है। यही होता है प्रोसेस। अब यहां पे से देखो क्या बोला हुआ है, कह रहा है सेबी जो होता है ना, सेबी उसके तीन फंक्शन है, कह रहा है क्वासी जुडिशियल, सॉरी क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव
और क्वासी सर ये क्वासी क्या है? क्वासी मतलब इम्प्लाइड बाय, अब सुनना ध्यान से, क्वासी मतलब क्या है समझो। क्वासी मतलब होता है जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें फुलफिल नहीं करता, लेकिन लॉ उसे जानबूझ के इंपोज करवाती है, क्योंकि ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, दैट नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ऐसे कुछ टर्म पढ़ा होगा आपने। बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब क्या है? क्वासी मतलब क्या बेटा? जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हुआ लेकिन लॉ से मान रही है, कॉन्ट्रैक्ट मान रही है। अब सेबी का जो काम है ना, क्या सेबी लॉ बनाता है? लॉ तो कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। क्या सेबी एग्जीक्यूशन करता है? नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव कौन है? पुलिस वगैरह। क्या सेबी जुडिशियल बॉडी है? सर वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर मामला सिक्योरिटी मार्केट का है ध्रुवांश भाई, अगर मामला किसका है? सिक्योरिटी मार्केट का, तो हम मान लेंगे कि सेबी लेजिस्लेटिव भी है, सेबी एग्जीक्यूटिव भी है और सेबी जुडिशियल भी है। मतलब नॉर्मली लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ये अपनी अपनी अलग बॉडीज है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब सिक्योरिटी मार्केट आएगा तो हम मान के चलेंगे कि लॉ कौन बनाएगा सिक्योरिटी मार्केट का? सेबी, तो वो क्वासी लेजिस्लेटिव हो गया। उन लॉस को इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेबी, तो वो क्वासी एग्जीक्यूटिव हो गया। और अगर सिक्योरिटी मार्केट में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका डिसीजन भी कौन देगा? सेबी, इसलिए वो क्वासी जुडिशियल हो गया। बात समझ आई? पक्की बात? क्वासी मतलब समझ आ गया ना? तो इसके तीन फंक्शन है, अब मैं दिखा रहा हूं बेटा। पहला क्वासी लेजिस्लेटिव, बेटा सेबी, सेबी रेगुलेशन, सेबी क्या ड्राफ्ट करेगा? इन दी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। लेकिन ये जो रेगुलेशन है ये पूरे इंडिया के लिए हो गया, सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट? सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट। सिर्फ पूरे इंडिया के लिए कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। तभी तो इसे लेजिस्लेटिव नहीं बोला, क्वासी लेजिस्लेटिव बोला कि भाई सिक्योरिटी मार्केट में हम डीम मानेंगे ये लेजिस्लेटिव है। अच्छा, इसे हम क्वासी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। क्यों सर? बेटा सेबी कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन, किस फंक्शन में? एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। मतलब जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सीबीआई ये सब है, लेकिन अगर सिक्योरिटी मार्केट में है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने का राइट हम किसको दे रहे हैं? सेबी, तो हो गया क्वासी एग्जीक्यूटिव। और अगर सिक्योरिटी मार्केट में कोई भसड़ भी हो गई तो बेटा वहां पे सॉल्व करने कौन आएगा? डिसीजन मेकिंग करने कौन आएगा? सेबी। तो ये बोला सेबी पास करेगा रूलिंग एंड ऑर्डर्स इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी। खुद के कौन से केस होता? इस पे किसी ने केस कर दिया बेटा, वो तो अगर इस पे किसी ने केस करा तो वो तो सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर जुडिशियल बॉडी में करेंगे ना। अगर मान ली मुझे बेटा, मैं एक कंपनी के शेयर परचेज करे, उस कंपनी ने शेयर परचेज करे लेकिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा हुआ था, कुछ गलती करी हुई थी कि भाई हम ये पैसा मांग रहे हैं ग्रोथ के लिए, और पैसा लेके भाई वो गायब हो गई कंपनी। तो बेटा मैं सेबी के पास जाऊंगा कि भैया इंसाफ करो यहाँ पे, समझ रहे हैं? नहीं, नॉर्मल कोर्ट में भी जा सकता हूँ, सेबी के बाद भी जा सकता हूँ। सिक्योरिटी में जब एंगेज हो ना कोई भी क्राइम, तो सेबी वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा एज जुडिशियल बॉडी। हाँ, मतलब अगर बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए, हाई कोर्ट में भी चला जाए, लेकिन सेबी की पूरी इन्वॉल्वमेंट रहेगी जुडिशियल। सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड तो सेबी करता। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है तो सेबी नहीं कर पा रहा तो फिर हम क्राइम ब्रांच, सीबीआई, फर्दर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो फिर कोई है नहीं, फिर वो ऑर्डर दे देगा कि भाई आप मत करो, यहाँ करो। लेकिन इनिशियली जो होता है वो सेबी रिजॉल्व करता है, सिक्योरिटी मार्केट का फंक्शन। क्लियर है बेटा? तो बीन भाई कितने फंक्शन है सेबी के? तीन। क्वासी लेजिस्लेटिव, इसमें वो बेटा सेबी ड्राफ्ट करता है रेगुलेशन, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट की तरफ। सेकंड बेटा क्वासी एग्जीक्यूटिव, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट करता है। और लास्ट है क्वासी जुडिशियल, जिसमें वो रूलिंग एंड ऑर्डर पास करता है। कोई दिक्कत? ये हो गया बेटा सेबी के क्या फंक्शन। अब लास्ट आ जाओ, बस खत्म हो गया सेबी। हेडिंग डालो बेटा, पावर ऑफ सेबी। पावर ऑफ सेबी, हेडिंग डालेंगे बेटा पावर ऑफ सेबी, जल्दी से हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ सेबी। बेटा हमने सेबी का इंट्रोडक्शन कर लिया। सेबी के इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड मैंने बताया सेबी का कॉम्पोजिशन याद है आपको? 1+2+1+5। 1 मेंबर चेयरमैन होगा, जो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
2 मेंबर ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर 1 मेंबर ऑफिशियल ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड बाय आरबीआई, 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एटलीस्ट 3 मेंबर क्या चाहिए। उसके बाद मैंने फंक्शन बताए, 3 फंक्शन है, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग रिजॉइन करो भाई। पावर ऑफ सेबी, एक 10 सेबी तो खत्म कर लो भाई, उसके बाद सीसीआई खत्म करेंगे, फिर ब्रेक है। पहले सेबी खत्म, अरे भाई नेक्स्ट बेटा हेडिंग लो पावर ऑफ सेबी, फोन रख दो बेटा, फोन रख दो, पावर ऑफ सेबी, अरे उसको बोलो आगे बढ़े। अब देखो भाई क्या क्या पावर है, कह रहा सेबी की फॉलोइंग पावर्स है बेटा। इसका स्टिकी नोट सुनो ध्यान से, कॉम्पोजिशन का स्टिकी नोट आपने अभी बना दिया, फंक्शन का स्टिकी नोट आप घर पे बनाओगे, और पावर का स्टिकी नोट भी आपको घर पे बनाना है। पावर हाईलाइट तो हम कर रहे हैं अभी, क्या क्या पावर है। आज भाई देखो देखो देखो, शांत बेटा आप, सीधा सेबी के फॉलोइंग पावर्स है, पावर्स की बात हो रही, पावर्स की, ठीक है भाई। देखो अब इसको शॉर्ट ट्रैक में बताओ, शॉर्ट ट्रैक में, शॉर्ट ट्रैक में बताओ या लॉन्ग ट्रैक में बताओ। कोई भी पावर देख लो, कोई भी पावर, कोई भी पावर, यहाँ पे क्या लिखा है, सारा मामला सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी, ऐसे टर्म्स के उसमें आएगा। अपने को याद थोड़ी करना है, हाँ उस पर जा रहा हूँ, फोर्थ छोड़ अभी। पहले देखो पहला पावर कह रहा भाई अप्रूव करता है बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अभी तो बताया लेजिस्लेटिव है ना, क्वासी लेजिस्लेटिव क्या है भाई, ये ना बाय लॉज बनाता है किसके, स्टॉक एक्सचेंज में जो लॉज होंगे उसे अप्रूव करेगा ये। सेकंड बेटा स्टॉक एक्सचेंज में बाय लॉज को अमेंड भी यही करेगा, अमेंड मतलब समझते हो ना, मॉडिफाई चेंज, तो बाय लॉज को अप्रूव करेगा। स्टॉक एक्सचेंज बेटा आपको क्वेश्चन में क्लियर वर्ड दिया होगा, सिक्योरिटी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज दिया होगा, ठीक है ना, हाँ स्टिकी नोट्स पे, ठीक है ना। तो अगला बाय लॉज को अमेंड भी करेगा स्टॉक एक्सचेंज में बेटा, यहाँ इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल कर सकता है पीरियोडिक रिटर्न फॉर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। बेटा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पता दो ही है पूरे इंडिया में, एक एनएससी एंड एक बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको कभी भी शेयर परचेज करने, जब भी आप ग्रो से परचेज करोगे तो है ना ऊपर ऑप्शन आता है एनएससी से परचेज करना, बीएससी से, तो सारी कंपनी लिस्ट होती है, एनएससी बीएससी ऑलमोस्ट दोनों हर जगह लिस्ट होती है दोनों जगह। नहीं यार वो बस अलग अलग दो स्टॉक एक्सचेंज है, हाँ मैं चेक भी नहीं करता, कहीं से भी शेयर आना चाहिए, प्राइस सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, बस आने का वो होता है। अब जैसे ये पेन है बेटा, ये पेन है लेनोवो का पेन है, लेनोवो के दो स्टोर है, ये भी लेनोवो का स्टोर है एसटीपी में, नेहरू प्लेस में भी लेनोवो का स्टोर है। अब कहीं से भी लूं पेन सेम है, प्राइस सेम है, अंदर का क्वालिटी, पैकेजिंग, शेयर वही मिलना है, बस सेलर है दो, ठीक है। तो पहला काम स्टॉक एक्सचेंज की लॉज बनाता है, अप्रूव करेगा, उसको अमेंड भी करेगा, और अगर कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बुक्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है और उससे रिटर्न मंगवा सकता है अपनी, कभी भी कॉल करके। अगला इंस्पेक्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं बीच में, से भी कभी भी उनकी बुक्स को मंगवा सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए। और लास्ट कंपनी को क्या करता है बेटा, कंपेल करता है लिस्ट। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको पब्लिक इशू करना है शेयर का तो पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा, उसमें सेबी चेक करेगा कि आप पब्लिक कंपनी या प्राइवेट, अगर प्राइवेट होंगी तो आपको लिस्ट करने, पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकते,
तो ये भी चेक करना कि जो कंपनी पब्लिक इशू ला रही है स्टॉक एक्सचेंज में, क्या वो लिस्ट है, क्या वो पब्लिक कंपनी है, ये सब चेक करेगा। तो 5 पावर्स क्लियर है। पहला, अप्रूव करेगा बायलॉ स्टॉक एक्सचेंज में, अमेंड करेगा बायलॉ स्टॉक एक्सचेंज में, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉग्नाइज वाले, उनकी बुक्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, इंटरमीडिएट्स की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और कंपेल करेगा कंपनी को लिस्ट करवाना शेयर। लास्ट हेडिंग आ जाओ बेटा, फिर आपको देंगे 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ लिखो, हेडिंग डालो सेबीज रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। आपने देखा आरबीआई भी इसी चक्कर में चला था, पहले आरबीआई देखा, आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई के रोल, आरबीआई की पावर, और लास्ट में बिजनेस फैसिलिटेशन। आज की क्लास में 4 पॉइंट स्टार्टिंग में करवाए थे ना, करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डेवलपमेंट, है ना, और लास्ट क्या था, ट्रांसफर ऑफ फंड था, ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म ना। तो अब ऐसे ही बोल रहे हैं बिजनेस के फैसिलिटेशन में सेबी का क्या रोल है। बिजनेस को सेबी बिजनेसेस के लिए क्या करता है, क्या क्या फैसिलिटीज देता है सेबी किसको, बिजनेस को। अब सुनो भाई, ये इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस रीड कर रहे देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब हमने कर लिया जो इंपॉर्टेंट था। पावर्स की शॉर्ट ट्रिक याद रखना, हर वर्ड में सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज ऐसा लिखा होगा, बस एक पावर लगती इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बुक्स। हाँ बिचौलिया वाली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एनएससी बीएससी। आ जाओ भाई, देखो पहले क्या बोल रहा है, कह रहे आपको ऑलरेडी सब पता है, सेबी रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। सेबी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल बोलो या सिक्योरिटी बोलो की बात है, दैट इज मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशू ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल बोला है, इट फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करता है बेटा, पब्लिक ऑफरिंग। बताया ना पब्लिक ऑफर क्या होता है, सिर्फ कौन दे सकता है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट प्राइवेट जो कंपनी होती है वो क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, वो पब्लिक ऑफरिंग। क्लास के स्टार्टिंग में बताया था तो आज, can it facilitate public offering of capital by the company, thus these companies are able to access capital market for their funding requirement। underline नहीं करना, बस रीड करना है। it also oversees the subsequent trading of their share on the floor of stock exchange। मतलब ये क्या करता है ना, ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग को भी ध्यान रखता है कि भाई शेयर जो बाद में बिक रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, क्या वो सही से हो रहे हैं। it even facilitate overseas entities desirous of participating in Indian capital market and domestic capital market indices, blah blah blah। It coordinates with the market developers, regulatory board responsible, and ये underline करना, it is responsible for investor faith in functioning of the capital market and assure corporate steady flow of funds। भाई ये ना, ये इन्वेस्टर को अश्योर करता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो सिक्योर्ड है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी, हम ध्यान रखने के लिए है। तो ना इससे इन्वेस्टर का फेथ बना रहता है, और जब इन्वेस्टर का फेथ बना रहेगा तो इन्वेस्ट करेगा, जिससे कंपनी को क्या मिलेंगे, स्टेडी फ्लो ऑफ फंड, कंटिन्यूअस फंड मिलता है। अगर आप जैसे मान लो, आपको याद है यस बैंक, यस बैंक फ्रॉड में गया, तो उस टाइम पे जो इंडियंस है उनका बैंकिंग सेक्टर से भरोसा उठ गया कि यार ऐसे तो कोई भी बैंक इतना बड़ा बैंक हो गया। आपको पता है आरबीआई ने उस टाइम पे क्या करा था, फेथ बनाने के लिए कस्टमर का, आरबीआई ने बोला भाई 5 लाख तक का पैसा हम इंश्योर कर, पता है कोई बात, पर उसके लिए अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। सिमरन, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो 5 लाख तक का पैसा सिक्योर्ड है, मतलब 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए है तो 5 ही मिलेंगे। यस बैंक के फ्रॉड से पहले ये सिक्योर्ड जो होता था ना वो 2 लाख तक का था, पहले लिमिट 2 लाख तक की थी, आरबीआई कहता ना मैं 2 लाख दूंगा, लेकिन जैसे यस बैंक फ्रॉड में आया तो कस्टमर का बैंकिंग से फेथ हिल गया। अब इस फेथ को दोबारा बनाने के लिए आरबीआई ने क्या करा भाई, 2 नहीं अब कितना देंगे, 5 लाख। तो मेजोरिटी प्लेयर को तो पैसा मिल गया होगा, कुछ इक्के दुक्के बचे होंगे भाई जिनका बहुत मोटा था 5 लाख। बेटा 1 करोड़ कौन रखता है, अब कोई भी नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। अमीर से अमीर आदमी अपने पैसे को सेव इन्वेस्ट करता है बेटा, सेविंग का कॉन्सेप्ट बेटा 4 क्लास करती है। आप मेरे अकाउंट में चेक करोगे ना, मेरे अकाउंट में कभी वैसे इतना बड़ा अमाउंट का फ्लो रहता नहीं, सेविंग अकाउंट में कभी नहीं रहेगा।
जब आएगा या तो मैं इन्वेस्ट करूंगा या स्टॉक मार्केट में डालूंगा या स्वीपिंग में डालूंगा, कुछ करूंगा। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मेरे कभी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर बैलेंस भी नहीं गया होगा, कोई रखता ही नहीं अकाउंट में बैलेंस। नहीं नहीं भाई, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलर कह रहा हूँ, कोई 1 करोड़ तो बहुत, 5-10 लाख से ऊपर मैंने तो आज तक 5-7 लाख रुपए से ऊपर देखा ही नहीं। जिसके पास होता है वो इन्वेस्ट करेगा भाई, क्यों अपने पैसा तो बर्बाद करना है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखना मतलब आप अपने पैसे में आग लगा रहे हो। इन्फ्लेशन हो रही है 6% से, इंटरेस्ट मिल रहा है 3% से, तो हर साल आपका पैसा 3% से फॉल हो रहा है ना। तो बस आपको सेविंग अकाउंट में एटलीस्ट इतना रखना चाहिए कि आपका 3-4 महीने का एक्सपेंसेस निकल जाए, बस 4 महीने मैक्सिमम इतने रखो, बाकी सारा आप जो है फ्लो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही जगह। हाँ वो फ्लो करना चाहिए, उसके लिए आप पढ़ रहे हो। अभी आप एफएम पढ़ोगे, टेंशन मत लो, आपको नॉलेज होगी काफी स्टॉक मार्केट में। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ अपनी ऊपर वाली लिस्ट पे आ जाओ। हाँ ब्रेक दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। नहीं नहीं स्टोरी यार, स्टोरी ना ज्यादा। रुको रुको सुनो बेटा, ऐसे ही आर्गेडन, ऐसे ही फेविडन, ऐसे ही टेढ़ी हो गई, अभी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा तो गिर जाएगी। ठीक है, तो बेटा हमने नॉन फंडिंग में 2 पढ़ लिए, एक तो आरबीआई और एक सेबी। बेटा अभी हो रहे 121, 125 में मिलता एक चाल आने की, रुक जा, एक चाल नहीं बुलाएंगे। अगले चाल आने ना, तू बोल रहा है मनीष नहीं लाता, मनीष ला सकता था पर वो अकेला जाता, 2 घंटे बाद वो अकेला। बोले ना ना, आप मेंटली थोड़ा ना क्योंकि भाई आप बताओ भाई इंटर में आपको बताऊं, इंटर में 3 घंटे की क्लास होती है टैक्स की, 3 घंटे की क्लास टैक्स की। अगर आपने हफ्ते में 3 दिन टैक्स दे रहे हो और उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास दोगे तो आपको भी सर में थक गया, आपका 9 महीने में सिलेबस का एक बुक खत्म नहीं होगा। मैं कुछ बता रहा हूँ, चाय पीते रह जाओगे, ये फैक्ट है। आप अभी बोल रहे हो ना, अपनी फाउंडेशन चल जाएगा 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की क्लास में बहुत ज्यादा है। आप इंटर में टैक्स क्लास देख लेना और कोर्स की डेफिनेटली देख रहे हो आप। अगर आप ये अप्रोच वहां रखोगे ना तो किसी में 2 घंटे सुबह 2 घंटे पढ़िए भाई। 6 बजे क्लास लगती थी लक्ष्मी नगर में, 6 बजे, 6 से 8-9 बजे तक, 3 घंटा नॉन स्टॉप। 9 बजे 9:30 बजे कोई बोलता नहीं ना वहां पे, जब 200 बच्चे बैठते थे कोई चूक नहीं करता ना, किसी कैसे सर दब गए। 6 से 9, 10, 9:30 कभी भी छोड़ देते सर, जनरली 6 से 10 होती थी क्लास लक्ष्मी नगर में, 6 से 10 क्लास। उसके बाद 10 बजे वापस आके जब मैं इंटर ग्रुप में था, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता। तो मैं आपको ना ये नहीं बोल रहा, मैं आपको अप्रोच थोड़ा सा बदलो लाइफ में। भाई 2-3 साल की बात है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तेरे को लग रहा है सैक्रिफाइस सफिशिएंट है, बट नहीं, वो सैक्रिफाइस सफिशिएंट नहीं है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, वो आप फ्यूचर के लिए करो।
हाँ अभी भी मैं बोल रहा हूँ 2 महीने थोड़ा सैक्रिफाइस कर फेस्टिवल वगैरह इतने रिलेटिव की शादियां निकल रही है तुम्हारे एग्जाम के डिपेंड नहीं इसी में नहीं जाऊंगा भाई मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई शायद रिलेटिव मान जाते हैं सीधी बात कोई नाराज नहीं रहता जब जेब में पैसा आता है बिल्कुल 3 साल बिस्लो आप रेगुलेट करोगे क्योंकि भाई मुझे पता है जब मैं कॉम्पिटिशन में फेल हुआ था ना भाई वो दोबारा उठाने में ना मौत आ जाती है क्योंकि आपको लगता है साला सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने क्या पढ़े पॉइंट ये है वो जो फेल होने वाला बात है ना ये तुम झेल नहीं पाओगे बेटा लड़कियां तो रोने लग जाती है वहीं पे मैं बता रहा हूँ बहुत मैं तो भाई फील करा हुआ है 2 बारी तो मुझे पता है तो ये आप समझो जो मुझे पता है आप लोग सारे पढ़ने वाले बच्चे हो भाई आज सी में आ रहे हो पढ़ने वाले हो ठीक है 90 आए किसी के 95 होंगे मेरे बेटा 12th तक बहुत अच्छे मार्क्स आए थे अब समझो 12th तक जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं जो मतलब 90% नंबर जा रहा है वो फाउंडेशन में पहली बार फेल होता है जो लाइफ में कभी फेल ही नहीं हुआ आप सोचो कितना बड़ा झटका लगता है उस बंदे को समझ तो कई बार ना आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो आपको लग रहा है लेकिन उस चीज में वो मेहनत सफिशिएंट नहीं होती कई बार वो चीज ज्यादा मेहनत मांगती है आपको आप लाइटली ले लो फाउंडेशन को बहुत अभी जब मैंने आपको डेट पूछी अभी आरबीआई की कोई डेट पूछी थी मैंने आरबीआई का हेड ऑफिस है कहाँ तो संचित भाई सेंचर बताया उन्हें 37 वाला बता उन्हें 49 बताया 49 संचित भाई का सेकंड बट मेहनत करो भाई मेहनत करो कितना होगा आज 5 नवंबर कॉलेज के एग्जाम दिए तुम्हारे प्रेशर अच्छी बात है भाई पता है मुझे ओवरलैप कर रहा है ओवरलैप कर रहा है छोड़ दो उसे यार मैं तो यार रिकमेंड करूंगा कॉलेज के पेपर भाई देख लो छोड़ भी दोगे डजेंट मैटर भाई वो ना ऑल्टरनेटिव डे में भी आ रहा है ना तो उसका ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार तू अकाउंट के पेपर देके आया 1.5 दिन बाद लॉ का पेपर है उस 1.5 दिन में तू बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ लेकिन तू वो कॉलेज के पेपर के लिए नहीं पास तो हो नहीं सकता लेकिन ये कि अगर वो तो 1.5 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे ना रिविजन काफी हो जाएगी उसमें अगर आप कॉलेज पेपर देने चले गए ना तो उसमें गड़बड़ कर सकते हो आप क्योंकि ये इनका कुछ नहीं है ये नकली वकली पेपर है बैग लग जाएगी अगर 5 में से 2 पेपर छोड़ दिए 3 पास हो गए बैग लग के पार हो जाओगे 5 में से 5 भी फेल हो गए कुछ नहीं है भाई दोबारा अगला ईयर दे देना यहाँ पे 6 महीने सैक्रिफाइस करना मतलब तुम्हारे गले में तलवार अटकी हुई है मतलब मैं बार बार बोलता हूँ मजे मत लो हल्के मत लो अगली बार आओगे ना बैंड बच जाएगी फिर लॉ दोबारा पढ़ना पड़ेगा इको दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा नया एक एक बुक पूरी चाहिए ये सब कुछ नहीं है बात डबल डबल मेहनत जाएगी तभी समझा रहा हूँ मत पढ़ो पंगों में थोड़ा फोकस हो जाओ 50-60 दिन के लिए बिल्कुल तुम्हारे तो वैसे ही लंका लगी पड़ी है क्योंकि अगली बार पोस्ट पूरा चेंज फिर लॉ में अलग पढ़ोगे बीसीआर हटाओ इधर अलग पढ़ोगे बीसी के हटाओ हाँ मगा की मेहनत हो जाएगी कोशिश करो पहली बार में निपटा दो बेटा यार मैं तो अपना रिकमेंडेशन दूंगा छोड़ दो चलो आ जाओ भाई आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग आओ भाई बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सीसीआई आज कोशिश करेंगे सीसीआई को निपटा दें ये बाकी सारे छोटे छोटे सबसे बड़ा आरबीआई था अब देखो ये आधा पेज इधर है एक पेज इधर है फिर यहाँ से आ जाओ बेटा आ जाओ शांत अरे भाई अब शांत बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आप हो मेरे साथ सारे नंदनी अमृता अंजारी भाई आ जाओ भाई सुनो सुनो ध्यान से अब बेटा प्रॉब्लम समझो स्टडी के संचित भाई का प्रॉब्लम समझो
बेटा पता है क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपको सेबी की इनकॉर्पोरेशन से पहले की प्रॉब्लम बताई ना, कि सिक्योरिटी मार्केट में फ्रॉड हो रहे थे, शेयर नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, गड़बड़ हो रही थी। और समझना एक और प्रॉब्लम, आयशा जी आज से बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक राजा था। नहीं बेटा, एक ना कंपनी है, कंपनी नंबर 1, गीत एक और कंपनी है बेटा, कंपनी नंबर 2, 1 1 ही रखेंगे करे में, दो कंपनी है, कंपनी 1 एक कंपनी 2। अब ये दोनों कंपनी है ना बेटा, ये दोनों अपने एरिया की मार्केट लीडर है, मतलब पूरे इंडिया में। जैसे मैं एग्जांपल लूं, बेस्ट एग्जांपल, तो बेटा दो कंपनी है और दोनों कंपनी जो है अपने अपनी फील्ड में बहुत तगड़ी डुओपोली क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे? जैसे जैसे ओला, उबर। यार अब ये मत बोलना डुओपोली क्या होती है, मार खाओगे। गीत, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली प्लस मोनोपोली इज इक्वल टू मोनोपोली। मोनोपोली, ऐसा मोनोपोली। शांत रहो सर, शांत प्लीज प्लीज, डिस्कशन। मोनोपोली, अब देखो 56 डे की प्रिपरेशन, मोनोपोली। अंजलि मोनोपोली, ध्रुवांश मोनोपोली, 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 मोनोपोली। सिंगल बायर सिंगल सेलर। आप जो बोल रहे हो ना बेटा, आप जो बोल रहे हो वो था मोनोपोली और मोनोपोली का मिक्स, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल मोनोपोली। सिंगल बायर सिंगल सेलर। मोनोपोली वो होता है जिसमें देयर इज ओनली अ सिंगल बायर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली इज ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली। बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 बार गलती करोगे 5 क्वेश्चन में। करूँ स्टार्ट? दो कंपनी है, दो कंपनी है, ओला एंड नहीं, कोई नहीं, वो मैं ओरल टेस्ट में कर लूंगा, जब एक आधा छिदेगा मेरे हाथ से ओरल टेस्ट ले लूंगा रैंडमली प्रसाद। हाँ मिलने मैटर नहीं करता बेटा। एक कंपनी है मानो ओला, एक कंपनी 2 उबर। बेटा दोनों मार्केट में लीडर है। अब दोनों आपस में अभी संचित भाई आपस में तगड़े वाले कॉम्पिटिटर है, तगड़े वाले, जोमेटो स्विगी भी। अब हो क्या रहा है ना देव भाई, क्योंकि इन दोनों की आपस में भसड़ हो रही कंपटीशन में। तो बेटा इस चक्कर में अल्टीमेट बेनिफिट पता है किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को। यार अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिल रहा है भाई? 100 रुपए का एक पराठा है, 100 रुपए का एक पराठा है। ये कह रहा है हम देंगे 50% डिस्काउंट 50 रुपए में, इसने कॉम्पिटिशन 50 में कर रहा है, हम देंगे 60% डिस्काउंट 40 रुपए में। ये देखेगा 40 में तो हमें भी कितना है 40 रुपए। ये देखेगा 30 में। अब एक लिमिट तक आके कंपटीशन क्योंकि इनके बीच में, तो इनको तो मिनिमम ही रखना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब बिल्कुल मिनिमम पे आ जाएगा दोनों 30 पे, तो हमारा तो बेनिफिट है 50 का पराठा, क्योंकि कंपटीशन में तो कितने का मिल रहा है। अब हुआ क्या कि ये दोनों कंपनी ने रियलाइज करा कि हमारी आपसी भसड़ के चक्कर में हमारा लॉस हो रहा है और बेनिफिट किसका हो रहा है। तो बेटा इन्होंने आज डिसाइड करा ऐसा जी कि हम ये वर्सेस को हटा देंगे और हम ना एक हो जाएंगे। बेटा ये हो गए दो जिस्म एक जान। अब ठीक है, और ऐसा करना बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है भाई, उनके बीच में भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। उन्होंने बोला हम तो रहेंगे एक साथ, हमने कहा रह लो। लेकिन अब इन्होंने डुओपोली को क्रिएट करा मोनोपोली में। अरे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। लेकिन उन्होंने देखा कि अब हम पता क्या करेंगे, 100 रुपए के पराठे को 120, अबे 1000 पागल है क्या? मेरी मम्मी पराठे से ही मारेगी मुझे, उसी पराठे से डांटते रहे। एक 100 रुपए के पराठे को डिस्काउंट तो दूर की बात, 120 अनफेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अनफेयर नहीं है, पहले 100 का 50 मिल रहा था, क्योंकि देर इज कॉम्पिटिशन। तो उसकी ओजी कॉस्ट तो क्या नाम है, ओजी कॉस्ट पराठे की 10 रुपए भी नहीं होती ओजी कॉस्ट। अरे मतलब वो बेसिकली इनिशियल प्राइस था उसका 10 रुपए में बना रहा था वो, कॉस्टिंग 10 रुपए में थी। पहले वो 100 का बेचता था, 100 का उसने प्राइस एमआरपी रखा था, 100 रुपए का बना था। लेकिन कॉम्पिटिशन में उसने काट के रखा 50% और 50 रुपए। अब वो क्योंकि दोनों एक हो गए हैं तो उनके एग्जाम्पल आती है भाई, 10 रुपए 20 रुपए जितनी बनानी कॉस्ट थी,
कंपटीशन जब होता है तो प्राइस जितना आप बेचना चाहते हो उससे कम ही बेचना पड़ता है। दैट इज माय पॉइंट। जब कंपटीशन होगा तो आप एक्सेस प्राइस नहीं चार्ज कर सकते ना, आपको कंपटीशन मीट करने के लिए प्राइस को बिलो ही चार्ज करना पड़ेगा। तो टेक्निकली आपका तो लॉस होता है और बेनिफिट किसका है? कंज्यूमर का। अब उसे 10 का लॉस होता है, 20 का लॉस होता है, वो छोड़ दो। क्लियर? अब इन्होंने डिसाइड करा कि हम ना आपस में कंपटीशन खत्म करके एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और इस मोनोपोली से हम प्राइसेस का ना अनफेयर एडवांटेज लेंगे। 10 रुपए का पराठा 100 रुपए बेच रहे थे पहले, अब 120, 150, 1000, 10,000, जितने का बनाया उतने का बेच रहे, जिसको लेना है लो, क्योंकि हम दोनों ही मार्केट में। क्या इससे इसका इंटरेस्ट को हार्म नहीं हुआ? मतलब इन दोनों के मोनोपोली बनाने से इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये अनफेयर प्राइस चार्ज करें। इसी चीज को लॉ में इनवैलिड बताया। आपने एक पॉइंट पढ़ा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ऐसे ऐसे पॉइंट थे। एक था एग्रीमेंट जिसमें आप क्या बनाते हो? मोनोपोली। लेकिन याद है ना, मोनोपोली मर्जर करना या एक्वायर करना है, मोनोपोली बनाना कोई वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, वैलिड होता है। लेकिन अगर आप मोनोपोली बना रहे हो और उसका पर्सपेक्टिव है कि भाई हम तो ओवर प्राइस चार्ज करेंगे और कस्टमर से ज्यादा बेनिफिट लेंगे, अब वो क्या बन जाएगा? वॉइड। तो ऐसा एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है कस्टमर से अनफेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए, वो वॉइड होता है बेटा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या गीत मैंने कभी ये बोला मोनोपोली बनाना मना है? नहीं मना बेटा, नहीं है मना। आप मोनोपोली बनाओ, मर्जर करो, एक्विजिशन करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटिशन रहे ना रहे डजंट मैटर। लेकिन कॉम्पिटिशन मिलने के बाद भी ना आपके पास ये राइट नहीं आता कि आप अनफेयर प्राइस चार्ज करो। और यही सारा इंश्योर करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ये कौन है बेटा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं पहले बताता होता क्या। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो मार्केट में यही चेक करता है कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन बना रहे। क्या बना रहे? ये कहता है मर्जर, अमलगमेशन, जो भी आप मिल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मर्जर या उस अमेल्गमेशन या अक्वायर से अगर कंज्यूमर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, अब उससे ज्यादा आपका इंटेंशन अनफेयर एडवांटेज लेना है, उस केस में हम उस मर्जर को अलाउ नहीं करेंगे। ये काम है। बात समझ आई? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए अपना एक्ट होता है। कॉम्पिटिशन सॉरी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 होता है शायद। इसका एक अपना एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2000। बस बात समझ आ गई कुछ का काम क्या है। अगर ये दोनों मिल रहे हैं और इनका मिलने का पर्पस है, सर एक सेकंड ना, इनका पर्पस है अनफेयर एडवांटेज लेना। बेटा अनफेयर एडवांटेज किससे? बायर से। तो बेटा यहां पे कौन आ जाएगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अरे बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इससे पहले एक और सीसीआई पढ़ा था, प्लीज कंफ्यूज मत संचित। अगर सीसीआई की फुल फॉर्म मांगेगा ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक हमने जो पहले सीसीआई पढ़ा था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, उसमें वो क्लियरली बोलेगा कि वो सेबी की प्रेडिशनल बॉडी बताओ, सेबी से लिंक करेगा तो वो वाला सीसीआई है। नॉर्मल सीसीआई साइलेंट है तो ये वाला सीसीआई। हाँ बेटा बेटा अगर ये दोनों मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, अगर ये दोनों मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे तो अब तो इसी में देना होगा। अब मार्केट में डिमांड मान ले 10 यूनिट की है, तो ये जानबूझ के 6 यूनिट बनाएंगे, जानबूझ के। मोनोपोली में यही तो होता है ना, प्राइस आप पे पूरा प्राइस का कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि सप्लाई पूरी आपके हाथ में। हाँ, जब वोडाफोन और आइडिया मिक्स हुए एक एक महीने के, बेटा उस टाइम नहीं जियो के आने से पहले पहली बात तो उस टाइम चलता था 2G 3G, ठीक है, और उस टाइम पे मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर थे और सारे कॉम्पिटिटर जो है वो यही प्राइस चार्ज कर रहे थे, सारे कॉम्पिटिटर यही प्राइस चार्ज कर रहे थे। तो कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर जो अनफेयर एडवांटेज ले रहा था, अब मान लो उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया मिक्स हो जाते, वोडाफोन आइडिया एयरटेल सारे जितने भी प्लेयर मिक्स हो जाते और कहते हम तो 500 रुपए चार्ज करेंगे, तब कंपटीशन कमीशन आता कि मैं अभी अब ये नहीं कर सकते आप। अच्छा जियो के आने से प्राइस ड्रॉप हुआ,
अब क्यों सीसीआई आएगा? तो अच्छी बात है ना, प्राइस कम होने में थोड़ी आएगा, जब कंज्यूमर को एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तब आएगा। अगर जियो के आने के टाइम पे उससे पहले सारे फर्म मिलके बोलते कि भाई हम तो 300 नहीं, हम तो 400 का प्राइस चार्ज करेंगे। अब सीसीआई कहता और कहता भाई देखो तुम्हारी इस प्रैक्टिस से ना हेल्दी कॉम्पिटिशन इफेक्ट हो रहा है, और उस चक्कर में तुम्हारा एम जो है ना वो है इनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करना, तो हम ये ग्रुपिंग जो है नहीं होने देंगे। मतलब ये कहते हैं कॉम्पिटिशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मिलने का पर्पस है प्राइस को कम करना तो कोई दिक्कत नहीं, मिलो। लेकिन अगर आप मिल के प्राइस को बढ़ाना चाह रहे हो, कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट कर रहे हो, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये कमीशन का काम है। बात समझ आई? हाँ। बेटा पॉजिटिव कंज्यूमर के लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट आया ना। नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, मैंने तो बोला मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये तो खुद बोल रहा है मोनोपोली करो तो मैं जो करना है करो, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए मोनोपोली है, करने दो। अगर आप मोनोपोली क्रिएट, देख वर्ड पकड़, यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, कंज्यूमर से क्या लेने के लिए? अनफेयर एडवांटेज। ऐसी मोनोपोली क्रिएट करने नहीं देगा। समझ? जैसे वोडाफोन का आइडिया है, उन्होंने भी तो मोनोपोली करी, उसको मना करा क्या? अबे क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए कर रहा था, उसका पर्सपेक्टिव ये था कि कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, खुद के सर्वाइवल के लिए कर रहा था, तो करने दो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तब तक पिक्चर में आएगा नहीं जब तक कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। उसके लिए आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो नहीं कर रहे, काम कर रहे हो नहीं कर रहे, आप जो करना है करो, जहां पे कंज्यूमर का एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा आप उसे ज्यादा प्राइस चार्ज करो मोनोपोली बना के, तब सीसीआई पिक्चर में आएगा। बेटा मीटिंग नहीं ज्वाइन करो। संजीत भाई क्लियर है? किशन भाई आपको क्लियर है? चलिए अब डेटा देखते हैं जरा इसको कि ये मामला है क्या। तो सीसीआई का मेन काम, अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, मेन कीवर्ड है कंपटीशन। क्या वर्ड है? कंपटीशन वर्ड है, कंपटीशन, जहां कंपटीशन दिखा वहां पे ही है। मेन कीवर्ड है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इंटरेस्ट ऑफ द से भी इन्वेस्ट किसका प्रोटेक्ट करता था? इन्वेस्टर का। ये किसका करता है? डिफरेंस समझ आ रहा है? तो आपने स्मार्टली अगर आराम से रीड करोगे ना तो भी आपको ऑप्शन से काफी आइडिया मिलेंगे। आप चेक करना, जैसे वहां पे सेबी की पावर बढ़ाती है, सब में स्टॉक एक्सचेंज आ रहा था ना, ये ट्रिक है भाई, और पेपर में दिया होगा, ऐसे दिया हुआ पेपर में, ऐसे टेंशन नहीं लेना। आ जाओ सीसीआई करते हैं स्टार्ट फटाफट से, ठीक है? अब पहले मैं पिक्चर बता दूं बेटा आपको क्या था। बेटा पहले, बहुत पहले एक एक्ट था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट आई गेस 1969, ठीक है? MRTP एक्ट 1960, इसकी तो तुम डेट भी भूल नहीं पाओगे। अरे सर बेटा मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना संचित भाई? इसके लिए संचित भाई कैसा डेट याद? बेटा सबसे पहले था MRTP एक्ट, और इसने अपने अंडर बनाई थी MRTP कमीशन। क्या बनाई थी? फिर फ्यूचर में आके इस एक्ट को रिपेल करके, रिपेल मतलब समझते हो ना, रिपेल करके बना दिया कंपटीशन एक्ट। अबे कमेटी नहीं बनाई, कंपटीशन एक्ट 2002। और इस जो MRTP एक्ट में MRTP कमेटी थी, तो बेटा कंपटीशन एक्ट में क्या बना दी? कंपटीशन की कमेटी, जिसको क्या बोला? कंपटीशन कमीशन ऑफ। हिस्ट्री समझ आई आपको? तो पहले था MRTP एक्ट, अभी आएगा वहीं पे, MRTP एक्ट 1969, इसमें थी MRTP कमीशन। अब 2002 में इसको थोड़ा और ब्रॉड करने के लिए MRTP को रिपेल करा, और किसको लेके आ गए? CC एक्ट। MRTP एक्ट को रिपेल करके कंपटीशन एक्ट को लाए, और MRTP कमीशन को रिपेल करके CCI को लाए। CCI तो अथॉरिटी का नाम है ना, एक्ट का नाम तो कंपटीशन एक्ट है। ठीक है, ये अभी नीचे आएगा। ये क्लियर है बेटा? अब रीड करवाना स्टार्ट करो, बहुत ध्यान से फटाफट सुनना भाई, बहुत ध्यान से फटाफट सुनिएगा। सर सबसे पहले पहला देखो इंट्रोडक्शन, आराम से बेटा आ जाओ, हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। अब देखो कह रहे हैं competition is a context between organism, animal, individual, group, etc. In the context of business, competition is best means of ensuring common man to has access to the broadest range. अब देखो यहां से अंडरलाइन करना, बिजनेस में कंपटीशन का क्या मतलब है? बिजनेस में कंपटीशन का क्या मतलब है? कह रहा है ensuring that common man
has access to the broadest range of goods and services at the most competitive price. तो बिजनेस में कंपटीशन का मतलब वीर क्या है, ये अंडरलाइन करना है, स्टिकी नोट में कुछ नहीं लिखना जब तक ना बोलूं। वीर भाई कंपटीशन बिजनेस में क्या मतलब है कि भाई आपका जो कॉमन मैन है उसे इजीली अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। कह रहे विद इंक्रीज कंपटीशन, कह रहे जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज करेगा, बस ये हाईलाइट करना है, कुछ स्टिकी नोट में नोट नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। विद इंक्रीज कंपटीशन प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा बेटा, विल हैव मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज। यार अगर हमारी सरकार आज भी माइक्रोमैक्स का फोन लाती और कहती भाई एप्पल सैमसंग इंडिया में इंपोर्ट नहीं करवाने, तो बेटा आज आप भी शायद कीपैड वाले फोन पे चल रहे होते, है ना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पता लगा कि भाई देखो अगर हमें इनोवेशन करना है तो एक कॉम्पिटिशन जरूरी है। तभी जब एलपीजी पॉलिसी आई थी तो ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी ना, तो हमने कहा भाई इंपोर्ट करो। अब जब इंडिया में एप्पल आया, सैमसंग आया, एमआई आया, जब ऐसे फोन आए तो भाई इंडियन ब्रांड्स को पता लगा कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, हमें तो स्क्रीन को फोल्ड करना पड़ेगा, कैमरा को और बढ़ाना पड़ेगा, टेढ़ी मेढ़ी चीजें हो रही है ना आजकल। अब देखिए एक मोटोरोला का फोन आया है, वो भाई वो बेंड हो रहा है। हाँ मतलब टेक्नोलॉजी का लेवल सोचो यार, वो बेंड हो रहा है, मैं फोल्ड की बात नहीं कर रहा, फोल्ड तो ठीक है, वो बेंड हो रहा है। ऐसे क्या कर ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे जैसे आपको ऐसे लगेगा जैसे रबर है, फोल्ड की जैसे फोल्ड जो फ्लिप फोन है, फोल्ड फोन है, मतलब बीच में लगेगा वो ऐसे हो रहा है, या फोल्ड वाला ऐसे हो रहा है, वो ऐसे कर्व में बेंड हो रहा है जैसे आपको मोड़ना है। आप सोचो टेक्नोलॉजी का लेवल क्या चल रहा है। हाँ हाँ, तो देखो भाई क्या है, मैं तो बढ़िया लगा, मैं तो इंडिया में आएगा भाई वो तो लगा कुछ। टेक्निकली एप्पल आप देखो, एप्पल ने कोई इनोवेशन अभी तक कर ही नहीं है दादा, 12 13 14 15, मतलब फालतू चीजें, और चीजें बहुत इनोवेशन आ रही है और ब्रांड में जैसे सैमसंग है ये है। अब सुनो 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 सुनो, आईफोन 15 में टाइप सी दे रहे हैं, जो कब का इनोवेशन। अच्छा भाई देखो क्या कह रहा है, अब इससे होगा क्या संचित भाई, अगर कंपटीशन होगा तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट रिड्यूस कॉस्ट, वाइडर चॉइसेस टू कंज्यूम। अ फेयर कंपटीशन इन मार्केट इज असेंशियल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अगर हमें कॉस्ट को कम करना है और अच्छे गुड्स देने हैं तो कंपटीशन होना चाहिए, तभी हो पाएगा। मोनोपोली होगी तब तो भाई गड़बड़ है। अब यहां से दिस इज अंडरलाइन, ये आपको स्टिकी नोट में लिखना है। कंपटीशन कमीशन वाज सेट अप टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन इकोनॉमी that will provide level playing field to the producer and make market work for the welfare of the consumer। यहां से आपको स्टिकी नोट में ये वाली लाइन लिखनी है। पता क्या कह रहा है, कह रहा है कंपटीशन का कंपटीशन कमीशन सेटअप हुई है, क्यों सेटअप हुई है, टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन। अंजलि ये चेक करता है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, और ये वर्ड पकड़ना बेटा, यही वर्ड आ जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड करता है, क्या करता है, सही क्या है, मतलब ये ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा है भाई, हर प्लेयर के लिए फील्ड इक्वल लेवल की हो। अगर मान लो एक टीम का फील्ड ऊबड़ खाबड़ है, एक टीम का फील्ड प्लेन है, तो बेटा ये तो बायसनेस हो जाएगी ना, उनके लिए थोड़ी एडवांटेज है, इनके लिए डिसएडवांटेज। फेयर कैसे होगा, फेयर का मतलब है सब प्लेयर की फील्ड कैसी हो, सेम लेवल पे हो, ऊबड़ खाबड़ तो पूरी ऊबड़ खाबड़, सपाट तो पूरी सपाट, ताकि सबके लिए फेयर कॉम्पिटिशन। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहे भाई देखो कंपटीशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और, तो इसको आप स्टिकी नोट में मत बनाना, बेसिक्स है कुछ, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा। मैंने कालका जी में खोला रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बढ़िया एकदम, ठीक है, टेक अवे वाला रेस्टोरेंट, और मेरे रेस्टोरेंट के बगल में एक और रेस्टोरेंट खुल गया, ये हो गया डायरेक्ट कंपटीशन। क्या हो गया बेटा, मेरा आउटलेट था, उसके बगल में एक और रेस्टोरेंट खुल गया फूड वाला, मैं डाइनिंग देता हूँ, वो भी डाइनिंग देता है, टेक अवे दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। मेरा जो रेस्टोरेंट है उसके राइट साइड में नया खुला रेस्टोरेंट, वो डायरेक्ट है, उसके लेफ्ट साइड में ना 24/7 टाइप ना जो प्रोसेस फूड देते ना, बॉक्स वाला फूड, बर्गर पिज्जा सब, वो खुल गया। फ्रोजन फूड जैसे वही गरम वरम करके, जैसे ग्रीन चिक होता है 24/7 होता है,
जब आप थोड़ा बाहर जाओगे मॉल्स में 7-Eleven होता है, कोरियन स्टोर्स होता है, 7-Eleven टाइप। अब वो खुल गया लेफ्ट में, वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। क्योंकि देखो, क्या वो मेरे बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है? नहीं। लेकिन क्या मेरे बिजनेस को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं कर रहा? कर रहा है भाई। जो बंदा जल्दी में होगा वो तो बेटा प्रोसेस फूड, फ्रोजन फूड ले लेगा, बर्गर, उसे गर्म करके निकल लेगा, क्योंकि मैं तो बर्गर फ्रेश बनाऊंगा। तो जो मेरे बगल में रेस्टोरेंट है वो मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, और मेरे से जो कनेक्टेड जो सुपर मार्केट है वो मेरा क्या है? इनडायरेक्ट। समझ आ रही है आपको बात? तो वही कह रहे कॉम्पिटिशन दो टाइप का हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट में कह रहा है प्रोडक्ट दैट परफॉर्म सेम फंक्शन कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है, मैकडोनल्ड के बगल में बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये क्या है बेटा आपस में? डायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है? प्रोडक्ट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर वन। नॉट टी कॉफी। टी कॉफी तो सब्स्टिट्यूट होंगे वैसे कुछ। अब यार यहाँ जो तूने एग्जांपल दिया उसमें पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मेरे लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, टी दे दो कॉफी दे दो, दोनों नहीं पीता मैं, दोनों पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग हैं जिन्हें भाई है कि भाई वो है चाय ही चाहिए या कॉफी ही चाहिए, उनके लिए बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनके लिए भाई डिफर करेगा ना, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। इन्होंने एग्जांपल वो दिया सुपर मार्केट वाला। ठीक है, तो ये काम की बात नहीं। अब यहाँ पर आओ बेटा, नेक्स्ट अंडरलाइन करो। अब देखो कह रहे हैं अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा तो उसके बेनिफिट क्या है? ऐसा जी, अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन है तो उसके क्या बेनिफिट है आप खुद बताओ। पहली बात, क्वालिटी क्या होगी? अच्छी, क्योंकि सब आपस में भिड़ रहे हैं। प्राइजेस क्या होंगे? इनोवेशन क्या होगी? तो चाहिए। देखो भाई, पहला एनकरेज इनोवेशन। हाँ, ये स्टिकी नोट में डालना है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये लाइन पहले स्टिकी नोट में डाली जो अंडरलाइन करी है वो डालनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डालना बेटा, फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन, होमवर्क में स्टिकी नोट में डालना है। हैज फॉलोइंग बेनिफिट्स, कीवर्ड्स बिल्कुल। क्या क्या बेनिफिट है? नंबर 1, एनकरेज होगा कंपटीशन। क्या कंपटीशन? ठीक है बेटा, जो जस मानक का नो कंपटीशन वाला गाना है वो सीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जस मानक ने गाना गाया था ना नो कंपटीशन, तो वो सीसीआई को पसंद नहीं आएगा। क्यों? वो कह रहा है नो कंपटीशन, तेरे यार का तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सीसीआई क्या कह रहा है? भैया फेयर कंपटीशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? फेयर। सुना ही नहीं बेटा आपने? जस मानक थोड़ा पुराना, अब जनता नहीं है ना, ओनली इंग्लिश। पर अपनी बीसीआर की कॉपी दिखाना होगा। देख भाई, तू अपनी ना बीसीआर के आंसर की कॉपी दिखाएगा तो मुझे। इसने बोला ना ओनली इंग्लिश, तो मैं इसे कह रहा हूँ एक बार। अच्छा, तू इनके बोल रहा है, इनके लिए तू अपनी बीसीआर की कॉपी दिखाना। अच्छा, पुराने जस्ट माने के लिए नहीं, इतने इतने पुराने तो कभी कभार सुनता हूँ मैं। आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, बेटा एनकरेज होगी क्या? इनोवेशन, अगर कंपटीशन अच्छा होगा। बेटा इंक्रीज होगी क्या? भाई जब आपको पता है मेरा कंपटीशन मेहनत कर रहा है तो बेटा आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जैसे अभी एग्जाम टाइम पे तुम्हारी एफिशिएंसी देखोगे तुम, दिसंबर के आने में तुम बावले हो जाओगे, पागल। फिर डेली भाई सर ये वाला डाउट, सर ये वाली वीडियो, सर ये वाला लेक्चर। ऐसा होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उस टाइम पे। जो आप 6 घंटे में कर रहे थे, आप 6 घंटे की सीटिंग नहीं बैठ पा रहे थे पहले, कैसे होगा? अब वो देखना, आप 8 दिन जब पेपर चलेंगे, आप 6 घंटे, आप 6 घंटे के आप 2-2 घंटे सोओगे, आप पेपर भी दे के आओगे। आप पेपर देने के बाद वापस आओगे, किशन भाई को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अगले दिन फिर रिवीजन करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर पेपर दे के आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर रिवीजन है। पढ़ते पढ़ते पिएगा। ऐसा चाय पीने बाहर जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा बाहर जाएगा, फिर तो चाय के साथ छुट्टा लेगा। चाय के साथ छुट्टा लेगा। आपको नहीं पता पड़ा, चाय से छुट्टा होता है ना, उसको डुबाते हैं पहले चाय में।
आप बोलना बंद करोगे तो मैं बोल सकता। फ्री एंड फेयर कंपटीशन के बेनिफिट, पहला एनकरेज होगी इनोवेशन, दूसरा एफिशिएंसी क्या होगी बेटा, पनिशेस द लैगगार्ड्स, मतलब लैगगार्ड्स मतलब जो रुकावटें होती है ना, रुकावटें जैसे पेट दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं, नींद आ रही है, तो आप उन्हें हटा दोगे, साइड कर दो, पनिश कर दोगे लैगगार्ड। जो आपके ड्रॉबैक्स है, जो आपको रोक रहे हैं, उनको आप जुगाड़ दो। भाई कंपटीशन है, उसने सॉल्यूशन निकाल दिया, वो आगे बढ़ जाएगा, तो हमें भी इसको छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बूस्ट चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, और लास्ट इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड इन अफोर्डेबल प्राइस। तो बेटा ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका यहाँ पे लगेगा स्टिकी नोट। इतना अगर आपने आगे बढ़ो, आगे बस थोड़ा, हाँ जी, कौन सा वाला बेटा, एक सेकंड इधर आ जाओ, एक पैराग्राफ गलती से मिस हो गया, एक पैराग्राफ गलती से मिस हो गया, थोड़ा पीछे आएंगे एक पेज में, पावर ऑफ सेबी के ऊपर, पावर ऑफ सेबी के ऊपर पीछे क्वेश्चन है इसका। मैं बताता हूँ ये क्या होता है, ये दुष्यंत सर ने बताया कि आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, मैं बताता हूँ, कंपनी में सुनो जरा, मैं बताता हूँ। अब सुनो सुनो, बताया एपेलेट ट्रिब्यूनल, मैं बताता हूँ। अब देखो क्या होता है, सुनो सुनो, दो दिस मेक इट वेरी पावरफुल। सेबी की बात चल रही है, थोड़ा वापस आ जाओ सेबी की बात। ये तीन फंक्शन से सेबी क्या होता है बेटा, वेरी पावरफुल। देयर इज एन अपील प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ सिक्योरिटीज appellate ट्रिब्यूनल विच इज अ 3 मेंबर ट्रिब्यूनल। कितने मेंबर ट्रिब्यूनल है बेटा? अब सर क्या कह रहा है, कोई एडिंग नहीं है, नीचे ही है, उसी में नीचे नोट डाल दियो। सुनो सुनो ध्यान से, मैं बता दूं क्या होता है ये बेटा। देखो जैसे ना क्या होता है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, आप जब फोकस, आप जब केस लड़ते हो, कोई प्रॉब्लम होती है, आप केस लड़ने जाते हो, तो कोर्ट्स की हायरार्की होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मैंने मान लो आपको केस सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट से आप खुश नहीं हो, तो आप उसका ऊपर की हायरार्की में जाओगे। अबे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, यही होता है ना? और सुनना ध्यान से, जब आप कंपनी कंपनी के एक्ट में जाओगे ना, तो कंपनी के लिए एनसीएलटी होता है। क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, कंपनी की कोई भी भाषण होगी, कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो वो जाएगा एनसीएलटी में। तो मान लो एनसीएलटी पे केस चला, आप डिसीजन से खुश नहीं हो, तो बेटा जैसे हाई कोर्ट का ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे ही कोई भी कंपनी लॉ जो होता है ना, उसकी जो बॉडी होती है, जैसे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हो, तो आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो उसके एपेलेट ट्रिब्यूनल पे। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरह का कोर्ट है, एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है उसकी सुपीरियर कोर्ट। जैसे जैसे सेबी एक नॉर्मल बॉडी है, जो क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी एग्जीक्यूटिव सब है, लेकिन कई बार मान लो सेबी की अकाउंटेबिलिटी से आप खुश नहीं हो, तो आप उस डिसीजन को चैलेंज करना चाहोगे ना, तो आप जाओगे सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब समझ आया? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट है जो जजमेंट देता है नॉर्मल। ट्रिब्यूनल के जजमेंट से जब आप खुश नहीं होते, तो आप जाते हो किसमें? एपेलेट ट्रिब्यूनल पे। जैसे जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो वहां पे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसकी एपेलेट बॉडी को बोलते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, जैसे जैसे नॉर्मल क्रिमिनल केस में ट्रिब्यूनल होगा हाई कोर्ट, और उसका एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। कंपनी के केस में ट्रिब्यूनल होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसका एपेलेट होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। वैसे ही सिक्योरिटी के केस में सेबी हो गया ट्रिब्यूनल नॉर्मल, जो कि जजमेंट देगा, सब देगा, कह रहा लेकिन लेकिन अगर आपको फर्दर अपील प्रोसेस करना है, फर्दर अपील वैसे ही वेरी पावरफुल है, लेकिन अगर आपको फर्दर अपील प्रोसेस करना है, तो बोल रहा, कह रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो कैसा है बेटा, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर।
सेबी में मेंबर याद है ना आपको कैसे थे? 1+2+1+5, ये अपील ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर है। A second appeal lies directly. A second appeal lies directly to the Supreme Court. अगर अपील, हाँ ये स्टिकी नोट में उसमें डाल देना ना, अभी मत लिखो, इसका वो बनाओगे ना स्टिकी नोट यहाँ पे, ऐसे साथ बनाता हो चलता। अच्छा तो बेटा इसके नीचे इसी में डाल देना, ठीक है। तो कह रहे सुनो, अगर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जजमेंट नहीं मिला तो बेटा उसके बाद आप एक और अपील कर सकते हो, कहाँ पे? तो आप ना, आप हायरार्की समझो, पहले सेबी है, सेबी में मजा नहीं आया तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर वहां पे आपको दोबारा से फिर सेकंड अपील करनी है दोबारा, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, फिर आप केस लड़ने जाओ सुप्रीम कोर्ट। सेबी हैज टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल इन स्टिमुलिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बकवास है, चलो इसका क्वेश्चन क्या था, अब हो जाएगा इससे क्वेश्चन। तो सेबी की सुपीरियर बॉडी कौन है? सिक्योरिटी अपीलेट। सेबी की प्रेडिसेसर बॉडी कौन थी? सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ बेटा ये वाला भी, आ जाओ वापस। ये कर लिया आपने इतना कंपटीशन इतना। चलो अब यहाँ से कंपटीशन एक्ट से हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये जो बेटा कंपटीशन एक्ट है, अगली क्लास मोस्ट पब्लिक कोशिश रहेगी चैप्टर हो जाए खत्म। अपन लोगों ने क्या क्या कर लिया इसमें से? बेटा इसको ऐसे करेगा, तो जब करेगा ऐसे तो फोल्ड करेंगे, बुक में लगा देंगे, तुम यहाँ लगा दिए, लगेंगे कैसे? वो तो वो दोबारा से बेटा आप सुनो आराम से, अगली क्लास जब हम मिलेंगे तो हम कंपटीशन वाला, ईडा वाला और नबार्ड, वो जो टॉपिक बचे वो कवर करेंगे, ठीक है। ये भाई सबसे बड़ा चार्ट टाइम, एक मेरे हिसाब से 2 क्लास में हो जाना चाहिए। आज हमारी कौन सी थी, सेकंड या थर्ड? थर्ड, तो 2 5 मिनट। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।